देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। चुनावों में बड़े चेहरे को चुनौती देने की चुनौती स्वीकार करना अपने आप में कितनी अहमियत रखता है, ये हम दिल्ली विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं। इसीलिए आज घोषणा पत्र में हमारे मेहमान हैं राहुल गांधी के सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमेठी से कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अरविंद केजरीवाल 15,000 वोटों से भारत माता की। जब तक जीवित हैं अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हलियापुर तो उन भाले सुल्तान की भूमि है जिन्होंने आजादी की लड़ाई से पहले गोरे अंग्रेजों से लड़ाई की थी। कॉलेज, मंच और आंदोलन के बाद अब राजनीति, यही है कुमार विश्वास की पहचान। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कॉलेज में हिंदी का ज्ञान बांटने वाले प्रोफेसर, देश दुनिया के मंचों पर कविताओं का पाठ करने वाले कवि, अन्ना के आंदोलन में मंच संचालन करने वाले आंदोलनकारी, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर देने वाले नेता कुमार विश्वास। उम्र 44 साल, यूपी के पिलखुआ में जन्म, हिंदी साहित्य की पढ़ाई, शिक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत, हिंदी के बड़े कवि के तौर पर मशहूर। अन्ना के आंदोलन ने नई पहचान दी, केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी बनाई। देश ने सबसे पहले कुमार विश्वास को उनकी कविताओं की वजह से जाना। कुमार विश्वास की कविताओं ने मंच तो हिलाया ही, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए इंटरनेट की दुनिया में भी कुमार विश्वास की कविताओं का डंका बजा। कुमार विश्वास की कविताओं ने सोशल मीडिया में ऐसी धूम मचाई जो शायद ही हिंदुस्तान में किसी कवि ने मचाई हो। इसी शोहरत के दम पर कुमार विश्वास अब अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति के मैदान में उनका है सबसे बड़ा इम्तिहान। कुमार विश्वास ने किसी और को नहीं, सीधे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिया है चैलेंज। कभी मंच संभालने वाला अब खुद मंच का नायक है। डॉक्टर कुमार विश्वास जिंदाबाद। कुमार विश्वास हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आएं और हमें बताएं कि आपको क्यों वोट दें और आपको क्यों वोट दें। इस सभागृह में बहुत सारे ऐसे लोग उपस्थित हैं जो मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। उन सबको प्रणाम करता हूं और आपने ये अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। ये जो जीवन वृत्त दिखाया गया है, इससे आगे अपने बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे सहमत हैं और बहुत सारे लोग असहमत भी हैं, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं किस बात से सहमत हूं। तो चाहे इंजीनियरिंग छोड़ना हो, चाहे कविताएं लिखना हो, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ बहुत निजी निर्णय हो, चाहे फिर अन्ना के आंदोलन में जाना हो और उसके बाद राजनीतिक रास्ते के प्रति असहमति रखते हुए भी उसमें आना हो और आज अमेठी में जाकर चुनाव लड़ना हो, ये सब मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं। ये मेरा स्वगत कथन है जिसे मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में उम्र के किसी पड़ाव पर अगर मुझे ईश्वर जीवन देता है तो मैं एक संतुष्ट आदमी के रूप में जीवन गुजारूं कि उस कालखंड में, उस समय में मुझे ये उचित लगा और मैंने ये किया। आपका प्रश्न है कि आपको क्यों वोट दें और आपको क्यों वोट दें। हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ चयन की सुविधा का जीवन है। चाहे खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे किसी के साथ जीवन बिताना हो, हम अपने सामने उपस्थित चीज़ों में जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतर होता है, उसका चयन करते हैं। मेरे लिए भी चाहे इंजीनियरिंग से बाहर आकर कविता लिखने का मामला हो, चाहे प्राध्यापक के रूप में काम करने का मामला हो, चाहे फिर आंदोलन में जाने का मामला हो और अब आम आदमी पार्टी में काम करने का मामला हो, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चयन की स्थिति थी। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मैं ये स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारी असंगतियां हैं और बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। उसके जो नवल नायक हैं, जो भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर उभरे हैं,
उनके व्यक्तित्व से भी आप असहमत हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। और व्यक्तित्व के रूप में उन सब में, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जिनमें अरविंद भी शामिल है, जिनमें मनीष, संजय, हम सब लोग शामिल हैं, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी सामान्य आदमी को असहमत कर सकती हैं। असहमति का आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और मानवीय अधिकार भी आपको है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कहीं कुछ बेहतर दिखाई देता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, वो मुझे इस समय लगता है कि आम आदमी पार्टी में हो सकता है, और जो लोग उस संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं उनमें हो सकता है। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता हो, मैं उनसे केवल ये निवेदन करता हूं कि बाहर से खड़े होकर भी, अंदर खड़े होकर भी, व्यक्तित्व का अंश होकर भी, साथी होकर भी, सहचर होकर भी, बंधु होकर भी, सखा होकर भी, वरिष्ठ होकर भी और कनिष्ठ होकर भी, आप उनको इस बात की समझाइश का पूरा अवसर दें, आप उनके प्रति अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी रखें, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें। क्योंकि जब मैं पढ़ता था एमए में, तो जहां मैं सोता था, सामने मैंने अवतार सिंह पाश की एक लाइन लिख रखी थी जो आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है आदमी के सपनों का मर जाना। 1000 वर्ष के भारतीय परातंत्र के समय में हम बहुत सारी सभ्यताओं के गुलाम रहे हैं। शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, तुर्क, मंगोल, पठान, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, बहुत सारी सभ्यताओं के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, अंतःक्रिया हुई है। ऐसे में एक नैराश्य का भाव हमारे अंदर है। नहीं हो सकता है हमारे यहां सबसे पहले आता है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे साथियों को जानता हूं जो नहीं से बात शुरू करते हैं। हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। और भारत जैसे बड़े देश के लिए यह कालखंड बहुत छोटा है। अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जैसे आज ही मैं कल देख रहा था अटल जी के बारे में, बड़े राजनीतिक परिदृश्य पर एक बड़ी विभूति जिसको हम बड़ी उम्मीद से देखते थे। मैंने अपने बचपन में 1977 का अनुभव किया है। मैं 5-6 वर्ष का था और मेरे पिता उस आंदोलन का हिस्सा थे। तो मेरे लिए कांग्रेस के बहुत सारे नेता खलनायकों के तौर पर मेरे बचपन में उभरे, क्योंकि मैं यही जानता था। और मुझे याद है कि रात के 2-2:30 बजे जब ऑल इंडिया रेडियो पर एक समाचार आया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई हैं, तो बहुधा व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सभ्य रहने वाले मेरे पिता भी जहां बैठे थे वहां से उछल गए थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने बड़े जोर से कहा कि हार गई इंदिरा हार गई, जबकि इंदिरा जी के बिना उन्होंने कभी बात नहीं की थी। तो शायद मेरे अंतर मन में कहीं वो भाव रहा हो, या मेरे अंतर मन में भाव रहा हो कि जब भी प्रधानमंत्री ने 3 बार 4 बार ये कहा कि अगर राहुल गांधी चाहें तो मैं उनके लिए कुर्सी छोड़ सकता हूं, तो प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया। ये जो कुछ भी चला है, मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूं, और मैं इस बात से बिल्कुल मुग्ध नहीं हूं कि मैं सबसे ज्यादा सुना गया। मैं आज भी शाहिर को मानता हूं, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कालखंड है, समय ने मुझ पर एक कृपा दृष्टि रखी है कि मैं युवाओं तक अपनी कविता ले जा सका, लेकिन हर बार ऐसा कहकर कि मैं राहुल के लिए कुर्सी छोड़ सकता हूं। प्रधानमंत्री ने मेरा अपमान किया है, 64% उन युवाओं का अपमान किया है जो बिना अपने पिता, बिना अपनी माता के सही जगह पर पहुंचे हैं। अगर आज किशोर अजवाणी मुझे यहाँ घोषणा पत्र में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं इनके पिता का नाम नहीं जानता, और ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये मेरे पिता का नहीं नाम जानते। ये पत्रकारिता की प्रतिभा की वजह से यहाँ खड़े हैं, और मैंने जीवन में जो भी श्रम परिश्रम किया उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं। तो मुझे लगता है कि अब इस लोकतंत्र में कम से कम इतना अधिकार तो हमें देना चाहिए कि जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी टेलीविजन इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि राहुल गांधी के गढ़ में आप हैं, राहुल गांधी के किले में आप हैं, राहुल गांधी के महल में आप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 47 से बाहर नहीं आए हैं। मुझे तो यही सूचना मिली है लोकतंत्र से कि किले, रियासत, गढ़ और राजा महाराजा समाप्त हो चुके हैं। वी द पीपल के अनुसार मैं एक सामान्य आदमी हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे आदमी को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हूं, जो इस देश के पिछले 10 साल की दुर्दशा का थोड़ा बहुत अधिकारी है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारी बातचीत इसी पर रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत शुरू करते हैं। आप बैठें और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं उस सवाल से जो कई बार आपसे भी पूछा जा रहा होगा। ये चाहे हमारी जान ले लेंगे लोग, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, कसम खाओ सारे बोले। दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जब लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी तो केजरीवाल ने ये दावा किया 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश सॉरी पूरे देश से। सवाल ये है कि 100 सीट जीतने के इस दावे में कितना दम है? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली 28 सीट के बाद ये केजरीवाल का अति उत्साह है, या फिर वाकई वो जनता की नब्ज टटोलना जानते हैं? 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश सॉरी पूरे देश से।
आदमी पार्टी इस चुनाव में 426 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन जो ओपिनियन पोल और सर्वे अब तक आए हैं, उनमें आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। एबीपी न्यूज निल्सन के मार्च में आए ओपिनियन पोल में आपको सिर्फ 4 सीट मिलने का अनुमान है। CNN, IBN, CSDS के सर्वे में आपको 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। NDTV हंसा रिसर्च के मार्च के ओपिनियन पोल में आपको 4 सीटें मिलने का अनुमान था। तो कोई भी ओपिनियन पोल आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीट का अनुमान नहीं जता रहा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आपका खेल खत्म? सवाल है कि क्या आपका खेल खत्म? भारतीय लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका खेल खत्म या कांग्रेस का खेल खत्म। महत्वपूर्ण यह है कि देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। महत्वपूर्ण यह है कि जब आंदोलन जिस बात पर शुरू हुआ था, वो ये बात पर शुरू हुआ था कि आखिरी कतार में खड़ा आदमी जो पार्षद को नहीं जानता और प्रधानमंत्री को भी नहीं जानता, वो किसी सरकारी दफ्तर से न्याय की उम्मीद रखे या ना रखे, ये महत्वपूर्ण है। जहां तक सीटों का मसला है, वो कम आए ज्यादा आए, लेकिन हमने पहले भी कहा था हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और जब भी भाजपा के मित्र पूछते थे, मैं दिल्ली में सदा कहता था कि कम से कम हमने इतना करा कि आपने अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बदला। मैं स्वीकार करता हूं कि विजय गोयल से हर्षवर्धन जी बेहतर इंसान है, बेहतर छवि के राजनेता हैं, तो अगर हमने अपनी पार्टी चलाकर दूसरी पार्टी में गुणात्मक परिवर्तन करा लिया तो यह भी राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है, यह भी राजनीति के लिए एक अच्छी पहल है। सीट कितने भी आए, चाहे आप समाप्त हो जाए या हम समाप्त हो जाएं, देश बचना चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा बचना चाहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो, और जिस स्वराज की ओर हम चल रहे हैं वो धीमे धीमे ग्रेजुअली हिंदुस्तान में आए, ये उम्मीद करते हैं। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन अगर आप राजनीति बदलने के लिए आए हैं तो फिर जाहिर तौर पर आपकी सीटें आनी चाहिए। आप विधानसभा में जैसे दिल्ली में आए, बाहर रहते तो कुछ नहीं कर पाते, आप आए, आपने अपनी तरफ से कुछ चीजें साबित करने की कोशिश की, तो ऐसे में आपकी सीटों का लगातार कम होना जैसा सर्वे बता रहे हैं, तो इसमें आप राजनीति को कैसे बदल पाएंगे? फिर राजनीति एक दिन का चुनाव नहीं है। दुर्भाग्य है कि भारत के राजनेताओं ने राजनीति को इलेक्शन बना दिया है। इलेक्शन राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है, राजनीति जीवन शैली है। मैं कल ही बात कर रहा था कि अगर हमारे 10 सांसद आए और ये 10 सांसद तय करें हम बहिर्गमन नहीं करेंगे, हम वैल में नहीं जाएंगे, कोई बोल रहा होगा तो हम बोलेंगे नहीं, और कोई भी पूरा सदन उठ के चला जाए हम स्पीकर साहब के सामने बैठे रहेंगे, तो आप यकीन मानिए कि अगले 5 साल के लिए पूरा देश उन सांसदों को बेहतर मानेगा और जो भी वैल में जाएगा उसे बुरा मानेगा। यह भी गुणात्मक परिवर्तन आप संसद में रहकर कर सकते हैं, एक अकेला व्यक्ति जीत कर सकता है। इसलिए राजनीति केवल चुनाव नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि चुनाव का समय है और हमने उसे राजनीति समझ लिया है। क्या लोकप्रियता घटी है? हाँ, घट सकती है निश्चित रूप से। आप जब इससे बाहर खड़े हुए थे, आप सबकी आलोचना कर रहे थे, आपके कपड़े एकदम धवल थे, एकदम साफ थे, लेकिन अचानक आप उसमें अंदर आ गए। आपको निर्णय करने में कई बार देरी हुई। आपने 5 कमरों का मकान लिया, सहज होकर लिया। आप सोचते थे कि मैं इसमें रह लूंगा, यहां मैं काम चला लूंगा, दोनों को सुविधा रह जाएगी। मीडिया ने दूसरे तरीके से दिखाया, लोगों ने दूसरे तरीके से लिया। आपने पब्लिक परसेप्शन के बारे में सोचना शुरू करा और आपने कहा नहीं नहीं, मैं 5 कमरे में नहीं रहूंगा, 2 कमरे के में रहूंगा, ढूंढ दीजिए। तो होता है ऐसा कई बार। मैं आज से पहले, राजनीति में आने से पहले, कवि सम्मेलन में बोलने से इतना असहज कभी नहीं था। आज मैं बोलने से पहले सोचता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अमेरिका जाता था, एक बड़ी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाता था, फेसबुक पे लगाता था, नीचे लड़के लड़के लिखते थे रॉक स्टार ऑफ हिंदी पोएट्री, सर वी लव यू, सर फलाना। आज मैं ब्लैकबेरी से ट्वीट करता हूं, नीचे लिखता है देखो बदमाशों को, फोर्ड फाउंडेशन के चंदे से ब्लैकबेरी खरीद लिया। अरे हद हो गई भाई, मैं लाखों रुपए का इनकम टैक्स दे रहा हूं, क्या मैं एक ब्लैकबेरी नहीं खरीद सकता हूं? तो मुझे सोचना पड़ता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा 3 दिन के लिए आप आए हो, मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले चलिए। मैंने कहा नहीं ले जा सकता। उसने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा कोई फोटो खींच लेगा और डालेगा, देखो अमेठी से डर के भाग आया, जब से स्मृति ईरानी आई है, देखो यहां छिपा फिर रहा है। तो आप देखिए कि मैं बदल रहा हूं। राजनीति ऐसी कर दी गई है। मैं ऐसे हस्तिनापुर में खड़ा हूं जहां हर तरफ दुशासन है, हर तरफ दुर्योधन है। मुझे उन्हीं के अस्त्रों से लड़ना पड़ेगा, मुझे उन्हीं के शस्त्रों से लड़ना पड़ेगा। कुमार विश्वास, आपका वजन कम हुआ है, द्वयार्थक है ये बात। आपका भी हुआ है और कुमार विश्वास का भी हुआ है। मुझे लगता है आपका तो खैर गांव में घूमने उमने की वजह से हुआ, लेकिन आपका भी वजन कम हुआ है। पॉलिटिक्स में आप आए थे तो एक जन आंदोलन के प्रोडक्ट थे, बहुत उम्मीद थी और कहीं ना कहीं गांधी का अक्स देखा जाता था और यह पाया जाता था कि अन्ना गांधी वगैरह वगैरह। पॉलिटिक्स में आए तो पता लगा कि नहीं साहब, डीजेनरेशन हुआ है और आपने गांधी से उतार के जावेद जाफरी तक खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा एक जनता को लगा कि मतलब कहीं धोखा हो रहा है। तो कम से कम यह आंदोलन खत्म हो रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने गलत फैसला लिया और पॉलिटिकल प्रोसेस में आ गए, जिसकी बात आप खुद कबूल कर रहे हैं। तो लगता नहीं कि इस गलती को सुधारना चाहिए और पॉलिटिक्स
मेरे ख्याल से इस आंदोलन का जो प्रोडक्ट है उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं थी। दो बातें हैं। पहली बात तो मेरा वजन सचमुच कम हुआ है और आदरणीय एनके सिंह साहब ने एक बड़े भाई होने के नाते इस पर चिंता जाहिर की, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूं और मुझे लगता था कि मैं 35 रात गांव में मैंने गुजारा है, तो छोटी छोटी बातों की बहुत बड़ी खबर बनाने वाले इस देश के मीडिया शायद एक दिन रात को मेरे साथ गांव में रुकेंगे, देखेंगे कि मैं चौपाल पे कैसे बैठता हूं, देखेंगे कि मैं कैसे बिरहा गा रहा हूं, कैसे मैं फाग गा रहा हूं ढोलक लेके और लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कोई नहीं आया, मैं अकेला ही था। अब दोबारा जाकर गांव में रहूंगा, मैं आप सबको बुलाता हूं कि आप आइए मेरे साथ एक रात गुजारिए, मच्छरों में रहिए और देखिए गांव में आप कैसे सोते हैं। वजन कम हुआ है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। हमारे प्रति बहुत सारे प्रश्न हैं। यदि आप इस पर जागरूक नहीं हैं तो आप गलत हैं। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो ठीक है, हम तो सबसे अच्छे हैं, भाजपा सबसे बुरी, कांग्रेस सबसे बुरी, हम सबसे अच्छे हैं, तो यहां गलत है। एक जगह चाणक्य लिखते हैं, संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। द्विज अगर असंतुष्ट हो जाए तो नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। द्विज मतलब पढ़ाई लिखाई का काम करने वाला, आप सब लोग जो पत्रकारिता से हैं। अगर आप असंतुष्ट नहीं हैं तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। आम आदमी पार्टी के गठन से यहां तक आई हुई यात्रा से मेरे अंदर भी बहुत असंतोष है और मुझे लगता है कि असंतोष से ही उपचार की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अमेठी से अगर एक सकारात्मक निर्णय लेकर मैं लौटा तो पार्टी के एक सामान्य सदस्य होने के नाते और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी से जो भी उम्मीदें आप रखते हैं या पूरा देश रखता है उन पर वो खरी उतरे। उम्मीदों की बात उम्मीदवार की थी इन्होंने नाम भी लिया एक, उस तरह के उम्मीदवारों से ही आपका असंतोष है? नहीं, मेरा असंतोष इस बात पर नहीं है। मेरा असंतोष इस बात पर है कि लोगों ने हमसे उम्मीदें की हैं तो हम उन पर 100% खरे उतरें, कोशिश करें, हम बार बार विचार करें। हमें गलती मानने में क्या दिक्कत हो सकती है? जावेद जाफरी को लाने की क्या मजबूरी थी आपकी कि जावेद जाफरी को लाना पड़ा? इससे आपका जो इमेज है वो काफी, आप लगा कि ये भी वही है और ये भी वही है का अगर कल्चर आ जाएगा तो फिर आप डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे। जावेद जाफरी पर जो पहले हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं उनमें कोई आरोप नहीं। हम कहते हैं हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ करप्शन, करेक्टर और क्रिमिनल 3 केसेस नहीं होने चाहिए और अगर उनके पास हैं तो आप मुझे सूचना दें। मुझे इस बात में कोई लज्जा नहीं आएगी कि चुनाव से एक दिन पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि फला आदमी हमारा उम्मीदवार नहीं है। अगर आप कोई ऐसा हीनियस क्राइम किसी के भी खिलाफ, जो 400 लोग हैं, मेरे खिलाफ भी अगर आप लाके दें तो मैं खुद चुनाव क्षेत्र से हट जाऊंगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। शायद सिंह साहब का मतलब वो पैराशूट किए गए उम्मीदवारों की जो आपकी आलोचना रही है या सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की आपकी आलोचना रही है। नहीं, जावेद खुद आए थे और पैराशूट का इसमें दिक्कत ही नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों के खुद घर पर गया हूं, मैं और मनीष, जिनसे हमने कहा कि आप टिकट ले लीजिए। जैसे नीलम कटारा आम आदमी पार्टी में नहीं है, पर विधानसभा चुनाव के दौरान हम उनके पास गए थे क्योंकि हम मानते थे कि वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कोई ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नहीं रहा है। नहीं, लेकिन जावेद जाफरी पे तीनों केस नहीं है और जावेद जाफरी चाहते कि वो मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ें। कुमार, अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट आई है जिसमें 19% जो अभी तक आपने कैंडिडेट्स खड़ा किया है उसके आपराधिक पृष्ठभूमि है। आपराधिक पृष्ठभूमि इस तरह से तो मेरी भी है। दूसरी बात अरुंधति राय ने कहा था कि आपका जन आंदोलन और नक्सल के बीच में एक ही समानता है, दोनों भारतीय राष्ट्र का उन्मूलन चाहते हैं। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप शहरी नक्सल हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये इस देश में 2 चीजों से बड़ी दिक्कत है हमारे भारतीय विमर्श को। एक फर्जी धर्मनिरपेक्षता और एक फर्जी राष्ट्रवाद। कांग्रेस फर्जी धर्मनिरपेक्षता को लेकर चली और भाजपा फर्जी राष्ट्रवाद को लेकर चली। इन दोनों से दिक्कत है। तो ये कह देना कि नक्सली हैं या भाजपा के एक बड़े नेता ने कह दिया कि वो तो पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये तो बड़ा ही स्वीपिंग रिमार्क हुआ। ये बहुत सामान्य लोग हैं बेचारे, ये आपकी तरह चाहते हैं। अरविंद से असहमत लोगों से मैं अक्सर देखता हूं, अरविंद होना कठिन है। आप या तो उसके शत्रु हो सकते हैं या उसके मित्र हो सकते हैं। मैं खुद मानता हूं, इस आंदोलन से पहले अरविंद मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा तुम यूथ में लोकप्रिय हो, आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, थोड़े युवाओं को लेके आओ। तब मैं अरविंद का नायक था, आज अरविंद मेरा नायक है। तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था तो अरविंद को कोहनियां लगती थी, लोग मेरे ऑटोग्राफ के लिए भागते थे। आज मैं अरविंद के साथ जाता हूं तो मुझको कोहनियां लगती है, लोग उसके पीछे भागते हैं। वो मेरा नायक इसलिए है कि मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले भी डिसाइड करता हूं कि मुझे कौन सा जैकेट पहनना है। अरविंद डिसाइड नहीं करता। उसकी तटस्थता बड़ी है, उसका बलिदान बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है, वो निकल सकता है। उसको कोई कन्विंस कर ले कि तुम्हारी आत्महत्या से अगर देश को कल्याण मिल जाएगा, पूरे देश में भ्रष्टाचार हो जाएगा, तो वो बिना बिताए कर भी लेगा। मैं नहीं कर सकता, मैं 50 बार सोचूंगा। तो इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि कमियां हो सकती है, लेकिन यह बहुत खराब बात है कि नक्सल से संबंध है या शहरी नक्सलवाद है। असंतुष्ट लोगों की एक फौज है जो इस व्यवस्था से असंतुष्ट है, जो चाहती है कि ऐसी व्यवस्था हो कि आखिरी आदमी को न्याय मिले। हो सकता है उसके तौर तरीकों से आप असहमत हों,
लेकिन उसे नक्सल कह देना ऐसा ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन संघ के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत सारे असहमत कांग्रेसी ऐसी बातें कहते हैं जो शोभा नहीं देती। आप आरएसएस को सांप्रदायिक संगठन नहीं मानते? सांप्रदायिकता की परिभाषा पर किशोर जी एक अलग से बहस कराइए ना। कांग्रेस केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाती है तो सांप्रदायिक नहीं है? आप मुझे नेता बताइए, मैं बता दूंगा कब धर्मनिरपेक्षों के साथ खड़ा था, कब सांप्रदायिकों के साथ खड़ा था। रामविलास पासवान कल तक धर्मनिरपेक्ष थे, आज सांप्रदायिक हो गए क्योंकि इनके साथ। आप मुझे एक नाम बताइए ना किसी नेता का। वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने क्योंकि आपने बोला ये, और आप पहले ये भी कह चुके हैं कि मैं बीजेपी को वोट दे चुका हूं जब कोई और विकल्प नहीं था। हाँ नहीं करना चाहिए। हाँ उसमें तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप वोट भी दे चुके हैं तो आप नहीं मानते। देखिए, अगर कोई संगठन मुस्लिम हितों की बात कर रहा है तो क्या सांप्रदायिक हो गया? अगर कोई संगठन एक लार्जर मेजॉरिटी के लिए बात कर रहा है तो क्या वो सांप्रदायिक हो गया? आप असहमत हो सकते हैं बहुत सारी बातों से, मैं भी असहमत हूं इन बातों से, बहुत सारी बातों से असहमत हूं, लेकिन क्या आप उनके कामों को नकार सकते हैं? क्या आप उनके अनुशासन को नकार सकते हैं? क्या उनकी पद्धतियों को नकार सकते हैं? और लोकतंत्र में यही है कि मुझे जहां से सही मिलेगा मैं वहीं से ले लूंगा, मुझे जिसके साथ जो अच्छा लगेगा मैं उससे ले लूंगा। धुर वामपंथी और धुर दक्षिणपंथी, ये जो फेनेटिक सोच के लोग हैं, इन्होंने ही इस विचार का नुकसान किया है। दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार जवाहरलाल नेहरू ने भी परेड में हिस्सा दिलवाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ट्रैफिक का संचालन कराया था। आप उनसे संवाद कर लीजिए दोनों से, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप इनके साथ खड़े हैं तो धर्मनिरपेक्ष हैं और इनके साथ खड़े हैं तो सांप्रदायिक हैं। ये दुकान थोड़ी है कि इसमें खड़े हो गए, फ्रेंचाइजी ले ली कांग्रेस की तो आप धर्मनिरपेक्ष हो गए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए तो आप सांप्रदायिक हो गए। अगले सवाल पर चलते हैं। ये कुमार विश्वास के टिकट का ऐलान फरवरी में हुआ, लेकिन वो कहीं पहले से अमेठी में डटे हुए हैं। सिर्फ 2-2.5 महीने में ही राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है कुमार विश्वास ने। लेकिन सच ये भी है कि कुमार विश्वास ये लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन अमेठी जाने की फुर्सत उन्हें अब तक नहीं मिली है। तो क्या आपने अमेठी में कुमार विश्वास को फंसा दिया है? कुछ दिन पहले कुमार विश्वास का दर्द ट्विटर के जरिए सामने आया था। विश्वास ने लिखा था, प्रतिकूल पथ पर प्राण प्रण से चल रहा लथपथ अकेला, ढह गए संबंध पिछले, हट गया निज स्वार्थ मेला, जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा सी गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। हालांकि इसके बाद 25 मार्च को कुमार विश्वास वाराणसी में केजरीवाल की रैली में दिखे थे और विरोधियों पर बरसे भी थे। मैंने अरविंद मंच पर बैठे यही कहा कि भाई सीनियर लीडर हो, अभी तक 5 बार पिट चुका हूं, जब तक 6 बार नहीं पिटोगे नेता नहीं बनूंगा तुमको। लेकिन अमेठी में कुमार विश्वास के लिए हालात आसान नहीं है। कई जगह उनका विरोध हो चुका है। उनके समर्थकों की कांग्रेस के समर्थकों से झड़प हुई। अब तो स्मृति ईरानी के उतरने से अमेठी की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या कुमार विश्वास अमेठी से जीत के लिए लड़ रहे हैं या पब्लिसिटी के लिए मैदान में उतरे हैं? नहीं, इसमें पब्लिसिटी का तो कोई मसला नहीं है। आप ही ने अभी जब कार्यक्रम शुरू किया तो दिखाया था कि मैं इस आंदोलन में आने से पहले भी पर्याप्त लोकप्रिय था, और मैं आस्तिक आदमी हूं। मैं मानता हूं हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। मैं इस आंदोलन से पहले भी मुझे टेलीविजन के बड़े जो तथाकथित मनोरंजक शो थे उनमें बुलाया गया था, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे और बाकी शो है। मुंबई से भी मेरे पास बहुत बुलावे थे, मैंने 1-2 फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे, तो समय पर मिल सकती थी लोकप्रियता। मैं इसमें इसलिए नहीं आया था कि इसमें लोकप्रियता मिले। नहीं, लेकिन मुख्य सवाल ये कि क्या अमेठी में मुझे फंसा दिया गया? ऐसा नहीं है। तो समर्थन आपकी पार्टी के नेताओं का वहां नहीं दिखता है, इसलिए सवाल। इसका सकारात्मक पक्ष सोच के देखिए कि मेरी पार्टी ये मुझे मानती है कि कुमार विश्वास हमारी पार्टी का एक ऐसा सिपाही है जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जो अकेला जाकर भी अमेठी में राहुल गांधी को हरा सकता है। मैं इसमें इसलिए नहीं आया था कि इसमें लोकप्रियता मिले। नहीं, लेकिन मुख्य सवाल ये कि क्या अमेठी में मुझे फंसा दिया गया? ऐसा नहीं है। तो समर्थन आपकी पार्टी के नेताओं का वहां नहीं दिखता है, इसलिए सवाल। इसका सकारात्मक पक्ष सोच के देखिए कि मेरी पार्टी ये मुझे मानती है कि कुमार विश्वास हमारी पार्टी का एक ऐसा सिपाही है जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जो अकेला जाकर भी अमेठी में राहुल गांधी को हरा सकता है। अगर आप इसे सकारात्मक सोचें तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं। हालांकि अरविंद ने और मनीष ने और संजय ने, जो मेरे पुराने मित्र हैं, मनीष तो मेरा 4 साल की उम्र से दोस्त, सब लोगों ने मुझे कहा है, हमला जब हुआ था कांग्रेस के जिला सचिव ने मेरे ऊपर फरसे से वार किया था, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है,
और शायद यही युवा जोश था राहुल गांधी का कि अपने जिला सचिव से कहें कि कुमार विश्वास को लाइव सबके सामने मारो। तब अरविंद भी आना चाहते थे, वो बेंगलोर में थे, मैंने कहा तुम वहीं रहो। और बाकी संजय और मनीष तो रात को ही चल दिए थे, पूरी रात सफर करके वहां पहुंचे थे। और अब सबने कहा है कि 10 दिन अरविंद वहां रहेंगे। अरविंद ने कहा है मुझे 10 दिन अमेठी रहना है, बाकी समय बनारस रहना है। और मुझे लगता है कि हम मिलजुल कर ये दोनों तीनों लड़ाइयां जीत लेंगे। अकेला नहीं छोड़ा गया है और मैं अकेला मानता भी नहीं हूं खुद को। अमेठी की गलियों में जहां जाइए लोग सड़क पर आ जाते हैं, गले लगाते हैं, भैया तू डटा रहा, चिंता ना कर भैया, लड़ा जरा जम के तो अच्छा लगता है। कुमार, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मिलेनियम पोस्ट अखबार से हूं। आपकी जो अभी बातचीत हो रही है, थोड़ी देर पहले, इसके पहले भी जो आपने बातचीत कही, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने जो लीडरशिप है उससे बहुत खुश नहीं है। और आपने एक बहुत बात में आपने एक बात कही कि अगर जरूरत पड़े तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, कि ये आपकी पार्टी की जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं कि मतलब कुछ ना करो तो आत्महत्या ही कर लो। नहीं, आपने तो देखिए मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये आपसे बात कह रहा था कि देखिए एक जिद की बात और एक जिम्मेवारी की बात। दिल्ली में आपने अपनी जिद दिखाई और फिर सुसाइड कर लिया। जिम्मेवारी दिखानी चाहिए थी आपको। और इस पे और ऐसा ही कुछ, अब वहां पर आप हैं, आप खुद ही कह रहे हैं अकेले, जब फरसा लगा आपको ऊपर तब आपके मित्र चले यहां से मिलने के लिए, अब तब भी ना चले आपके मित्र, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप के साथ विमर्श, संवाद, डायलॉग में कुछ बिटरनेस तो है। देखिए, शत प्रतिशत सहमत तो अनुचर होते हैं, सहचर नहीं होते। मैंने पिछले एक टेलीविजन शो में कहा था कि अरविंद को किसी से खतरा नहीं है, अरविंद को केवल साइकोफेंट से खतरा है, जो हर बड़े लीडर को होता है। अगर वो चारों तरफ गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उससे सिंगुलर में बोलता हूं और वो मेरा अच्छा मित्र है। और जब जब वो गलतियां करेगा या ऐसा कुछ होगा या मुझे ऐसा लगेगा कि शायद अन्य जो विचार हैं, वाद हैं, उन पर भी जिक्र करना चाहिए। और वो स्वराज में विश्वास रखता है। मैं एक बहुत अंतरंग बात आपको आज गोपनीय बता देता हूं, जो टीवी चैनल पर नहीं बतानी चाहिए। हमारे यहां जब पीएससी की मीटिंग होती थी, पहले शुरू में जब होती थी, तो ऐसा होता था कि कोई बात रखी अरविंद ने और अरविंद सबसे पहले बोल गए, उसके बाद फिर सब बोले। मैं पहला आदमी था, इसने कहा यह नहीं होना चाहिए। मॉडरेटर योगेंद्र भाई आप रहिए, आप पहले विचार रखिए, सब लोग बोल लें, उसके बाद अरविंद बोल लें, क्योंकि अरविंद ने क्या कहा इससे कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अरविंद इसे स्वीकार करते हैं और ये अच्छी बात है, ये अच्छी लीडरशिप है कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि आप सिद्धार्थ हैं, लेकिन आपने मेरी बात का सिद्ध अर्थ नहीं लिया। मैंने केवल यही कहा था कि वो और कहे गए अभी अरविंद को सबसे बड़ा खतरा साइकोफेंट से है। तो जरा साइकोफेंट कौन है, ये भी आप गुप्त बात उजागर कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो हो गए, जैसे इस देश में एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक महोत्सव मनाते हैं अपने गांव में, वहां एक कवि सम्मेलन करते हैं। उन्हें बड़ी आपत्ति है कि कुमार विश्वास आज तक नहीं आया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा भी कि सारे कवि आते, तुम क्यों नहीं आते? मैंने कहा साहब, मैंने सुना था पहला कवि आपको चंद्रमा बताता है, दूसरा सूरज, तीसरा ब्रह्मांड और चौथा ईश्वर बताता है। मैं तो ना चंद्रमा सुन पाऊंगा ना ब्रह्मांड सुन पाऊंगा। मैं कह दूंगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। तो जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। अगर यही सिर झुकाना होता, यही पद्मश्रियां लेनी होती, यही अकादमी की लाल बत्ती लेनी होती, तो मैं कहीं और बैठा होता, कांग्रेस के पास बैठा होता, भाजपा के पास बैठा होता। वहां भी बड़े प्रशंसक हैं, वहां भी पुराने मित्र हैं, 1996, 95, 1992 के पुराने दोस्त हैं, जो आज नियामक पदों पर बैठे हुए हैं, जो आज चाहें तो सब कुछ दे सकते हैं। फिर मैं अरविंद के साथ थोड़ी होता, गुड़िया के लिए लाठियां थोड़ी खाता, दामनी के लिए थोड़ी पिटता। एक और मुख्यमंत्री को तो काफी कुछ बता दिया था आपने कविता में ही। अब देखिए किशोर जी, मैं उज्जैन के मंदिर गया, आप भी जाइए उज्जैन के मंदिर। वहां बाहर एक ये मूली बांधने वाले, ये रक्षा कवच बांधने वाले एक पंडित जी बैठे रहते हैं। अगर वहां बलात्कारी भी जाए तो उन्हें पता तो होता नहीं, तो वो उसके बांध के कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम। मतलब आपके धंधे में और पराक्रम हो, आप और अच्छे बने, आप बहुत अच्छा काम करें, तो क्या वो बलात्कार के लिए दुआएं दे रहे? एक कवि सम्मेलन में गया हूं, मुख्य अतिथि सामने बैठा हुआ है, मुख्य अतिथि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो एक कवि होने के नाते मैं क्या कहूंगा, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, आप और अच्छे काम करें, जिस पद पर हैं आप उससे आगे पहुंचे। या मैं उससे कहूंगा भैया आपने लोकायुक्त ठीक क्यों नहीं बना रखा है, आपका गवर्नर से झगड़ा क्यों चल रहा है? ना मैं तब राजनीति में था, ना मैं सामाजिक आंदोलन में था। उस छोटे से पीस को काट कर अगर आज बीजेपी के ट्रॉल्स आगे चला रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। तस्लीमा नसरीन ने एक किताब लिखी, अगले दिन विरोध शुरू हो गया। एक कार्टून बना डेनमार्क में, अगले दिन विरोध शुरू हो गया। कुमार विश्वास ने 2003 में एक बात कही, गैग बीच में, और 2014 में तब विरोध शुरू हुआ जब वो राहुल गांधी के खिलाफ पहुंच गया। 73 केस हो गए। तो अगर कोई गलती हुई है तो 100 से माफी मांगूंगा, और गलती नहीं हुई तो 73 क्या 730 कर दो, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेठी में लड़ूंगा और उसे हरा के लौटूंगा वहां से। सर, मैं जयंत घोषाल, आनंद बाजार पत्रिका से।
मेरा सवाल है कि हमारे देश में एक समय कम्युनिस्ट ने भी सपना दिखाया था आम जनता की, और बाद में सिस्टम को मतलब तोड़ने से, मतलब वो खुद सिस्टम को रखने के लिए अपने आप को बदल दिया। और ये पश्चिम बंगाल में भी हम देखे हैं, नेपाल में प्रचंड को भी देख लिए हैं। आज आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम के अंदर आके। क्या आपको लगता नहीं है कि वही होगा जो इतने सालों से सब लोगों को हुआ है? आज आपका टाइम मैगजीन में कवर स्टोरी हो रहा है, तो आपको नहीं लगता ये एक अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हो जाता है, जो एंटी सिस्टम भी सिस्टम बन जाता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो सिस्टम के खिलाफ आप नहीं, कोई सिस्टम को परिवर्तन नहीं कर सकते, सिस्टम के आप एक इस हिस्सा बन जाएंगे? बहुत सारे ट्रक जो हैं वो कारों को टक्कर मारते हैं, लेकिन इसके लिए आप कार चलाना बंद नहीं करते हैं। बहुत सारी हम क्राइम स्टोरी देखते हैं जहां रात को पति की हत्या कर दी पत्नी ने, उसके बाद भी पति पत्नी के बगल में सोना नहीं बंद करता है। तो मुझसे एक IIT में एक लड़के ने कहा कि मैं अपना कैरियर क्यों छोड़ूं, क्या इस बात की गारंटी है कि देश सही हो जाएगा? मैंने कहा भाई, जिस दिन अपनी माँ को अस्पताल जाओ, भगवान ना करे किसी बीमारी में जमा करने, तो पहले डॉक्टर से गारंटी पत्र ले लेना, पहले बताओ अम्मा ठीक हो जाएगी तब अंदर जाऊंगा, नहीं तो बाहर जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है, हिंदुस्तान बीमार है, वहां प्रॉब्लम है, मैं बहुत छोटा आदमी से ही, छोटा सा योगदान से ही, पर मुझे लड़ना चाहिए, अरविंद को लड़ना चाहिए। आप भी लड़ रहे हैं जहां आप खड़े हुए हैं। आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है, और जो वतन के काम पर है उसे सलाम है। कुमार, मैं खुर्रम रजा हूं, संडे इंडियन से। अभी आपने एक मुख्यमंत्री के बारे में ये कहा कि अगर मैं उनको चंद्रमा और सूर्य न कहूं तो वो कलमदार नहीं हूं मैं उस तरह का। दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में आपने कहा, जब मैं उनके उसमें गया कवि सम्मेलन में, तो मैंने उनकी तारीफ करी, वो मजबूरी थी, जैसे एक उज्जैन के मंदिर में जाके वो सब कुछ होता है, वो सारी चीज़ें मैंने करी। तो जो तुमने कहा, क्या वो साइकोफेंसी नहीं थी मोदी के लिए? जिस बात के लिए तुम आज अरविंद को कह रहे हो कि साइकोफेंस से बचना चाहिए, क्या तुमने मोदी के लिए साइकोफेंसी नहीं की थी? नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है और आप आगे काम करते रहिए। अगर साइकोफेंसी करनी होती तो आज करते, जब उनकी मीडिया ब्रांडिंग पे करोड़ों लग रहे हैं और वो संपर्क में लगातार उनके लोग थे। अगर वो करनी होती तो आज करते, उसमें क्या बात है? मोदी को शिव शंकर तक कहा आपने। नहीं, मुझे लगता है कि अब कविताओं के अर्थ, जैसे अगर पत्रकार निकालेंगे तो मुझे लगता है आपकी खबरों के अर्थ मुझे निकालने चाहिए। मैंने एक कविता किसी की ट्वीट कर दी, आजकल तो मैं कोई कविता या शेर लिखता हूं तो नीचे डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि भैया ये विशुद्ध शेर है, कृपा पूर्वक इसका अर्थ ना निकालें। तो ये भी बड़ी अद्भुत बात हो गई कि आप कुछ लिखिएगा, उसका अर्थ कुछ निकले। मैंने उसमें केवल ये कहा था कि जैसे नीलकंठ का व्यवहार होता है कि वो सारा विष पचा जाता है, भगवान का ये काम है कि वो विष पचा ला, अमृत बांटें। ऐसे आपका काम है कि आप विष पचाएं और अमृत बांटें। आपको एक काम मिला है कि आप वो विष बुराई का भी हो सकता है, वो विष भ्रष्टाचार का भी हो सकता है, वो विष उन अपेक्षाओं का भी हो सकता है जिन पर आप खरे नहीं उतरे। तो 2005 या 2006 में कही गई बात अगर 14 में याद आ रही है तो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इतने ध्यान से मेरी कविताएं भाजपा और कांग्रेस वाले सुन रहे हैं। आपने भी कहा अभी संपर्क में नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग के बाद, उससे क्या मतलब था आपका? मेरे सदा संपर्क रहते हैं सबसे ही। ये शहजाद बैठे हैं, ये मेरे दोस्त हैं। बताइए, अभी चैनल समाप्त हो जाएगा, बाहर बैठ के मैं इनसे बात करूंगा, हाय जी क्या चल रहा है, कैसे हैं, तहसीन कैसे हैं। अब मैं इनके संपर्क में आ गया क्या? ये मुझसे कहेंगे यार मेरे नेता को बचा लो, क्यों राहुल गांधी की लंका लगाने पर लगे हुए अमेठी से यार मेरे साथ। ये थोड़ी करूंगा मैं इनके साथ। तो संपर्क में क्या है, कवि सम्मेलन मैंने कम से कम किए होंगे, कुछ नहीं तो 4-5 हजार पूरी दुनिया में किए हैं। जापान में, अमेरिका में, जद्दा में, शारजाह में, दुबई में। वहां कवि सम्मेलन की प्रथम पंक्ति में वही लोग बैठते हैं जो विशिष्ट होते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे अपने किसी काम से रूप से हो। मैं आज यहां आने से पहले जनसत्ता अपार्टमेंट में प्रदीप भाई साहब को कविता सुनाता रहा हूं होली पर, तो मेरा इनसे संपर्क हो गया क्या? मैं जाता था होली पर, वहां प्रभाष जी होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, भाई कवि आया कविता सुनाओ, तो मैं कविता सुना देता था। तो वो पुराने संपर्क सब लोगों से हैं, वो राजनीति में आज भी जीवित हैं। लेकिन आपने कहा कि बचपन से ही वो कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसी भावना रही है, कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐसा नहीं किया होगा आपने? नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे मुख्यमंत्री मेरे श्रोता रहे हैं, लेकिन जैसा है मैं आज भी मानता हूं कि इस देश में कांग्रेस भ्रष्टाचार और राजनीतिक विद्रूपताओं की जननी है। वहीं से शुरू हुआ, वंशवाद शुरू हुआ 1930 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने कहा मेरे बेटे को बना दो कांग्रेस अध्यक्ष। तब से वंशवाद शुरू हुआ और आज तक मुझ डायनेस्टी रूल को सह रहे हैं कि हमारे बड़े से बड़े अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार जो खुद को बहुत बड़े 30 मार खा समझते हैं, वो राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने से पहले 2 प्रॉम्प्टर बिठा लेते हैं। इधर उनकी बहन बैठी होती है, इधर उनका दूसरा नेता बैठा होता है। भाई इतने बड़े पत्रकार है तो डिस्क्लेमर डालिए कि पहली बार एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू कर रहा हूं जिसके 2 प्रॉम्प्टर बैठे हैं और उनकी तरफ आंख नाक चल रही है। इतना डालने की हिम्मत रखिए, वरना फिर कुमार विश्वास से सवाल मत करिए, मुझे भी 2 प्रॉम्प्टर अलाउ करिए। सत्य आधा नहीं होता है किशोर जी, पूरा होता है। पूरा बोला जाए तो समझा जाएगा, आधे सत्य पे लोग परेशान हो जाते हैं। मैं क्या ये पूरा सत्य समझ रहा हूं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी में चुनना हो
तो आप बीजेपी को चुनेंगे? निश्चित रूप से। इसमें क्या झूठ बोलना, मैंने राजनाथ सिंह को वोट दिया था, उस समय कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ था। अब आप अगर सांसद बन गए तो ये वोट संसद में हो सकता है अगली सरकार के लिए। नहीं, ये इश्यू पर होगा, इसलिए नहीं होगा कि भाजपा कर सकती है। मैं इस बात से आहत हूं कि मंदिर मंदिर चिल्ला करके देश जिन्होंने दिया हिला, मंदिर का मुद्दा उनके एजेंडे में ही नहीं मिला। मैं इससे सहमत नहीं हूं भाई, मैं कोई मंदिर मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं आप लेके कल को अगर अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल पास ना करके अगर एक दिन मुख्यमंत्री रह जाते तो मैं सबसे बड़ा शत्रु होता उनका। आप जन लोकपाल जन लोकपाल जन लोकपाल गा के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस भाजपा आपको पास नहीं करने दे रहे थे, तो आपका सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए था कि आपको मुख्यमंत्री पद फेंक देना चाहिए था। और मैं सलाम करता हूं अपने नेता, अपने साथी, अपने मित्र को कि उसने फेंक दिया। उसने कहा एक दिन भी नहीं रहना अगर जन लोकपाल पास नहीं करना। अगर वो ना करता और मुख्यमंत्री बना रहता तो मैं कहता कि तुम बहुत फर्जी आदमी हो यार, तुम कहकर आए थे और तुमने कुछ नहीं किया। कहा तो ये भी था कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, कभी नहीं लिया। मुझे आश्चर्य है कि आप भी इतनी बात नहीं जानते कि अल्पमत की सरकार क्या होती है, या आप जानना नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते। हमने तो कभी नहीं कहा समर्थन दो उनसे। कांग्रेस से आलोक जी हमारे साथ हैं। कुमार विश्वास जी, आपके 4-5 वाक्य अभी सुने हमने। एक पहला वाक्य था कि कुछ हो सकता है, उम्मीद न छोड़ें, सपनों को नहीं मरना चाहिए और दुर्दशा के खिलाफ लड़ना। ये जितने वाक्य हैं ये सब नकारात्मकता के धरातल पर उपजे हुए वाक्य हैं और माओवादी विचारधारा भी लगभग ऐसी है कि 26 जनवरी की हम परेड नहीं होने देंगे, ये 2 पुलिस वाले जो हैं सस्पेंड होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं पार्टी केजरीवाल की विचारधारा में और माओवाद में मूलतः क्या अंतर है? पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक जैसी भाषा बोल रही हैं। वो नक्सलवादी कहते हैं, हम माओवादी कहते हैं। इससे हम बहुत असहमत हैं कि हम कुछ ढंग का काम कर रहे हैं जो दोनों आप हमारे खिलाफ हो गए, इससे बड़ी हमें खुशी है। दूसरा यह है कि आप मान सकते हैं, क्योंकि अगर 67 साल बाद आजादी के आप स्वच्छ पानी नहीं दे पाए गांव में, अगर यहां कांग्रेस के लोग सुनते हो जो आप सुन रहे हैं, तो आप अमेठी आइए, हलियापुर ब्लॉक है, आपके नेता ने सुना भी नहीं होगा, वहां 200 गांव नदी का पानी पीते हैं। उन्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? कौन सा विकास, किस बात का विकास? आपके चौपर उड़ते रहते हैं और आपके इलाके में जहां से आप चुन के आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या उन्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि 2 लड़कियों ने मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया उनके जिला सचिव पर और वीडियो डाली दुपट्टा खींचते हुए? वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। वो जहां भी थे उन्हें कहना चाहिए था मैं अपने जिला सचिव को सस्पेंड करता हूं, टर्मिनेट करता हूं। उन्होंने नहीं किया ये बात और वो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। मैं समझता हूं आप प्रश्न को टाल गए, यही कह रहा हूं, जनरल एक स्टेटमेंट देकर आप प्रश्न से दूर चले गए। मैं यही कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्या आप खुश होते कि उस दिन वो फरसा मुझ पर लग जाता और आप मेरी स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे होते कि एक कवि था, बहुत अच्छा था, कांग्रेसी गुंडों ने फरसा मार दिया था, चल बसा बेचारा। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे होते, आप बहुत खुश होते आलोक जी, और उस दिन आपकी आंखों में थोड़ा आंसू भी होते। हमारे भी मित्र थे, बड़े भले आदमी थे, बड़ा अच्छा रहा, शायद आप यही चाहते थे। खैर अब तो किसी और स्मृति की बात होगी, लेकिन वो कुछ देर में। अगला सवाल ये, जिस मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाया, अब वही मीडिया खुद केजरीवाल के निशाने पर है। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल तकरीबन हर जगह मीडिया पर सवाल उठाते हैं। कभी उसके बिके होने का दावा करते हैं तो कभी उसे जेल में डालने का बयान देते हैं। तो सिर्फ पूरा बिका पॉइंट है, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराई जाए और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाए। केजरीवाल कहते हैं कि कुछ न्यूज चैनल नरेंद्र मोदी के पक्ष में 1 साल से हवा बनाने में लगे हैं और अगर वो सत्ता में आए तो ऐसे लोगों की जांच करवाकर उन्हें सजा दिलवाएंगे। अब तो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में भी मीडिया में पारदर्शिता लाने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। ये सेल्फ रेगुलेशन जो है इसने काम नहीं किया सर, तो कुछ ना कुछ सबके साथ बैठ के सबकी सहमति से, सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति से मीडिया में किस किस्म का रेगुलेशन होना चाहिए ये भी हम लोगों को आपस में सबको बैठ के तय करना पड़ेगा। मीडिया चौथा स्तंभ है। अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली के चुनाव तक यही मीडिया केजरीवाल को खूब पसंद था, लेकिन जब खुद की आलोचना होने लगी तो वही मीडिया अब केजरीवाल का दुश्मन हो गया। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी मीडिया विरोधी है? आपने सवाल को शुरू किया कि जिस मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाया था, इसका मतलब आप हीरो बनाते हैं लोगों को? अगर बनाते होंगे तो आप मोदी जी को बना रहे हैं इसी तरीके से। मैं तो समझता था कि आप इश्यू के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो समझता था कि आप लोकपाल आंदोलन को कवर कर रहे हैं, एक अच्छा कानून मिल जाएगा, देश से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इसका मतलब ये सवाल का उत्तर तो यहीं कहीं ना कहीं है। और दूसरा,
मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मैं 10 साल से जानता हूं। इनमें ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। अगर ये मेरे घर खाना खाने आए और मेरी अनौपचारिक बातचीत को कट करके चलाएं तो मैं क्या समझूंगा। मेरे घर एक पत्रकार आया जो 6 साल से आता था, जिसका बच्चा मेरे पैर छूता था, ताऊजी कहता था, और उसने किसी को भेज के मुझे एक शो बुक कराया 50,000 रुपए में, और मैंने कहा कैश दो या चेक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो टैक्स देना ही है। अब मुझे तो टैक्स देना, ये काट के आपने चला दिया। कुमार विश्वास कैश लेते गिरफ्तार, कुमार विश्वास काला पैसा लेते हुए गिरफ्तार, आप देखे गए टीवी पे, तो मैं क्या मानूंगा। मेरी बेटी ने मुझे देखा कि आपने कुछ गलत काम किया, मैंने कहा बिल्कुल गलत काम नहीं किया। मैंने पिछली साल भी जो अपना दिखाया है उसमें 11.5 लाख रुपए कैश दिखाए कि मेरे को लोग कैश देकर गए, मैंने उन्हें रसीद दी, तो मैं क्या मानूंगा। अरविंद भी यही कह रहे हैं यहाँ पर, हम भी यही कह रहे हैं। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, वहां बड़े बड़े प्रोफेसर जो पीएचडी कराते हैं, जो डीलिट हैं, जो डॉक्टरेट कराते हैं, वो चैंबर में आके चर्चा करते हैं डिपार्टमेंट में, साहब अखबार में छपा है, आप क्या बात कर रहे हैं। छपे हुए अक्षर की बड़ी कीमत है, हम लोग कागज कारे पढ़कर बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्वीपिंग रिमार्क नहीं है, लेकिन मीडिया को भी अपने आप को वापस परीक्षित और निरीक्षित करने का समय है। अगर अरविंद के बहाने सवाल उठ रहा है तो आपको आभारी होना चाहिए कि ऐसे दौर में जब नेता आपके सामने सूर्य प्रणाम 3 की मुद्रा में रहते हैं, कोई तो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के गलत तत्वों को बाहर ले आइए। इसलिए आप अच्छे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं गलत तत्वों को बाहर ले आइए। कुमार जी, मैं कर्नल राठौर हूं और आपकी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उस पे एक 24 नंबर पैरा के ऊपर मेरा सवाल है। हेडिंग कहती है सिक्योरिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉर मुस्लिम्स। जब बात होती है सेक्युलरिज्म की और कम्युनलिज्म की, तो मैं ये सोचता था कि आम आदमी पार्टी सारी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करेगी। सारी माइनॉरिटीज़ में जो मेजॉरिटी वर्ग है उसका इतना बड़ा उसमें शाया किया गया है, बाकी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या ये मुसलमानों के वोट जीतने का एक हथकंडा है? मुझे लगता है कि पूरा घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उसमें सफाई कर्मचारी जो हमारे दलित वर्ग से आते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनको नियमित किया जाना चाहिए पूरे भारत में। तो क्या ये सफाई कर्मचारियों का तुष्टीकरण है? आप उसमें देखेंगे कि 84 के जो दंगे हैं उनकी एसआईटी की हमने पहले भी प्रक्रिया प्रारंभ की थी कि उनकी जांच होनी चाहिए। तो क्या ये सिखों का तुष्टीकरण है? ऐसे ही उसमें लिखा गया है माइनॉरिटी के लिए, तो ये तुष्टीकरण नहीं है। समाज में जिसके भी मन में शक है, जिसके मन में भी चिंता है, जिसको भी लगता है कि मुख्य धारा में नहीं हूं, उसके प्रति आश्वस्ति का भाव लाना हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि हर पार्टी इस तरह का व्यवहार करे। कांग्रेस ने भी कभी ऐसा तुष्टीकरण नहीं किया, यानी कि काफी किया है। वो तो उनका तो काम ही है, उनके अपीजमेंट की वजह से तो भाजपा पैदा हुई। तो वो करें तो तुष्टीकरण, आप करें तो जिम्मेदारी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा काम करिए जिसमें दोनों तीनों पक्षों की सहमति हो। आपने सिखों के लिए किया तो आपने ये नहीं कहा कि सिख तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपने सफाई कर्मचारियों के लिए किया, वाल्मीकि भाइयों के लिए हमने झाड़ू सिंबल लॉन्च किया था वाल्मीकि मंदिर में जाकर। अगर कोई ये कह देता कि तीनों का तुष्टीकरण है तो आप मान लेते तीनों का है। नहीं, फिर मैं कह रहे हैं कि एक का है इसलिए आप कह रहे हैं कि नहीं। फिर मैं ये मानता कि आप ये मानते हैं कि इस देश में जो भी उपेक्षित है और जिसके मन में भी शंका है, आम आदमी पार्टी उसकी शंका को निर्मूल करने के पथ पर है, जो कि राजनीति का शुभ संकेत है। तो फिर कांग्रेस भी यही कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। वो तुष्टीकरण अपने हिसाब से करती है। वो केवल अपने, जब उसके चुनाव के समय होते हैं, कोई बात ऐसी होती है, वो प्रसंग विशेष में करती है। हम तो एक सार्वभौम बात कह रहे हैं कि जिसके मन में भी इस देश में शंका हो, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हों, उनके मन से भय और शंका जानी चाहिए। कुमार, आप संघ के प्रशंसक हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे चुके हैं और वामपंथियों से भी सीखना चाहते हैं। सबसे अहम सवाल है कि आखिर आप पार्टी की विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी की विचारधारा है आम आदमी, उसके नाम में छुपी हुई है विचारधारा। आम आदमी जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है, आम आदमी जिसको ये लगता है, थाने में घुसते में समय उसको लगता है चोरी की शिकायत करते जाते समय कि शायद मैं तो चोर नहीं हूं। आपके घर में कोई भी समस्या हो जाती है, मेरे घर में समस्या हो जाती है, तो मेरी मां मंदिर की तरफ भागती है। एक छोटा सा मंदिर है, वहां एक शिवलिंग रखा हुआ है, वो सोचती है ये सुन लेंगे। थाने में जाते समय ऐसा भाव होना चाहिए मेरे मन में, इस देश के हर नागरिक में ये होना चाहिए कि मैं सरकार के दफ्तर में जा रहा हूं, मंत्री के घर जा रहा हूं, अब मेरी सब बात हो जाएगी। लेकिन उसको लगता है दलाल ढूंढो, बिचौलिया ढूंढो, कोई आदमी ढूंढो।
ये जो अंग्रेजी व्यवस्था है ये समाप्त हो। नहीं, ये बहुत सरलीकरण है। जब विचारधारा का प्रश्न आता है तो उसमें विदेश नीति होती है, देश की नीति होती है। ये तो एक आप बहुत सामान्य सी बात कर रहे हैं कि आम आदमी के अंदर भय हो, ये सारी पार्टी के एजेंडे में है। लेकिन जब कोई वामपंथी, या आपने खुद ही शब्द इस्तेमाल किया कि धुर दक्षिणपंथी और घोर वामपंथी, ये आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है विचारधारा कहीं परसिस्ट करती है। तो कोई आपके विजन डॉक्यूमेंट को भी मैंने पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आप मुझे क्षमा करेंगे, प्रसंग से बाहर है। हमारे एक कवि हैं बनारस के, बहुत मंच के पुराने साथी हैं, तो मैं उनकी कविताएं अक्सर सुनता सुनाता रहता था बचपन में। तो उन्होंने एक कविता लिखी, वो बड़ा मजा आया मुझे उसे सुनकर। वो मुझे लगता है शायद बोलनी चाहिए। उन्होंने लिखा, माना कि हम गधे हैं पर तसल्ली यही है कि किसी के खूंटे से नहीं बंधे हैं। ऐसा ही क्यों हो कि हम या तो धुर दक्षिणपंथी हो या धुर वामपंथी हो। जितना कठिन इस राजनीति को बना डाला उतनी कठिन है ही नहीं। इसी सरलीकरण से चलेगी वो कि 5 आदमियों में असहमति है तो 5 बैठ जाएं, बात कर लें, 2 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, 4 दिन कर लें, उसके बाद कहेंगे हम एक बात पर उठ गए। देखिए, मैं आर.के. कपूर, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं। सवाल यह है कि जिसने भी मैनिफेस्टो बनाया है, आपने शायद आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शायद किसी ने नहीं पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजन के बेसिस पे अगर आप कोई प्रावधान करना चाहते हो, जैसे आपने कहा था मुस्लिम के केसेस जल्दी डिसाइड हो, बाकियों के केसेस जल्दी क्यों ना डिसाइड हो, ये तो कोई बात बनती नहीं ना। तो इसका मतलब आप सांप्रदायिक को, जिससे आप कहते हो कि कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप ऐसा मैनिफेस्टो दे रहे हो? नहीं, उसमें तो बाकी सबके लिए भी लिखा हुआ है, सिखों के लिए भी लिखा हुआ है। उसके अंदर तो वाल्मीकियों के लिए लिखा हुआ है, जो दलितों का सबसे उपेक्षित वर्ग है, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो उसमें तो समाज के सारे वर्गों को लेने की कोशिश की गई है। सभी के केसेस क्यों ना जल्दी डिसाइड हो, सिर्फ मुस्लिम के केसेस क्यों जल्दी? फिर वो आपके पड़ोस में बैठे हुए आदरणीय कहते हैं कि आप तो सरलीकरण कर रहे हो कि सबके केस हो जाने चाहिए। समस्या यह है कि हम जैसा, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम इस देश की राजनीति में घोषणा पत्र एक ऐसी रद्दी किताब होती थी, चुनाव के बाद मुख्य कार्यालय से बेचने के काम आती थी, जो खुलती नहीं थी। कम से कम आम आदमी पार्टी के बहाने उसके घोषणा पत्र के धारा संख्या 24 अनुच्छेद 40 इतना पढ़ना लिखना तो शुरू हुआ, इतना संवाद तो शुरू हुआ। यही हम सकारात्मक राजनीति कह रहे हैं। संवाद नहीं, और आप जवाब नहीं दे रहे उस संवाद में। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आप अब उस पॉइंट का जवाब नहीं दे रहे। मैंने फिर बोला है। किशोर जी, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है, मैं भी एडवोकेट हूँ। जो एक छवि बनी हुई है आपकी पार्टी के साथ में, वो कि जो लोग आपके साथ में थे शुरू में, आपकी टीदिक ट्रबल्स में, आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में, आपने उन सबका साथ छोड़ दिया। भले हम अन्ना जी की बात करें, भले हम अश्विनी उपाध्याय जी जैसे लोगों की बात करें, या शाजिया इल्मी जैसे लोगों की बात करें। क्यों आपने शाजिया इल्मी को गाजियाबाद के अंदर पटक दिया, और क्यों आपकी पार्टी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट किसी लेडी को नहीं दी गई है? ये आपका बहुत सार्थक प्रश्न है, और इस बात पे मैं बहुत असहमत और चिंतित हूं कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी राजनीति में जितनी होनी चाहिए आम आदमी पार्टी में उतनी नहीं है। और इसके लिए विधानसभा चुनाव में कम से कम मैं ऐसी 1 दर्जन बहुत आदरणीय महिलाओं को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो साहित्य से हैं, जो कला जगत से हैं, जो समाज सेवा से हैं, जिनके पास मैं गया और मनीष गया ये कहने के लिए आप चुनाव लड़ लीजिए, प्लीज आप आइए। हम चाहते हैं कि कम से कम 33% हम बताने के लिए रहे। नहीं हो पाई, फिर भी सौभाग्य का विषय है कि जो 3 विधायक दिल्ली विधानसभा में बैठी वो मेरी पार्टी की थी, वो तीनों जीत कर आई और अंदर बैठी। लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जिन भी महिलाओं को, जिन हमारी बहनों को, जिनको ऐसा लगता हो कि भारतीय राजनीति में वो आम आदमी पार्टी के थ्रू आ सकती हैं, वो कृपा पूर्वक ज्वाइन करें और मुख्य धारा में इस विषय को लेकर आए। देखिए, मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ कि शाजिया ने, क्यों आपने गाजियाबाद भेज दिया? मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ कि शाजिया ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैं रायबरेली नहीं लड़ना चाहती। कम से कम उन पार्टियों में तो अच्छे हैं जहां बनारस से धक्के दिए जाने के बाद भी पंडित जी बाहर निकल के कहते हैं पार्टी जो निर्णय करेगी मैं देख लूंगा, अभी चर्चा चल रही है और संसद जाना तो ऐसा था। कम से कम इतनी पारदर्शिता तो होनी चाहिए, अच्छी बात। नहीं, वो उनका सवाल ये कि शाजिया इल्मी की इतनी तो सुननी चाहिए थी पार्टी में। अगर वो दिल्ली से लड़ना चाह रही थी तो दिल्ली से लड़ने। अब समस्या किशोर जी है कि एग्जीक्यूटिव में 18 लोग हैं, पीएसी में 9-10 लोग हैं, उनमें शाजिया भी हैं एग्जीक्यूटिव में। अब हो सकता है किसी विषय पर बातचीत हो, उसमें 7 एक तरफ हो और 12 एक तरफ हो, तो लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जो 12 एक तरफ हो उनकी बात सुन ली जाए। तो उसमें 7 सदा यही कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई, जो मैं चाहता था वो नहीं मानी गई। मैं भी कई बार ऐसे बहुत सारी बातों पर लोकतांत्रिक तरीके से ये फैसला हुआ। हाँ भाई, ये फैसला हुआ कि दिल्ली में टीम है, पीएससी ने बैठ के रखा, सारे नाम रखे गए, उन पर चर्चा हुई। शाजिया से कहा गया कि आप रायबरेली लड़े। मैं खुद चाहता था, हार जीत तो बहुत छोटा शब्द है। मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस ने मेरे ऊपर 4 बार हमले किए, एक बार तो प्राणघातक किया है। कांग्रेस हो सकता है अमेठी जीत जाए,
अमेठी पर कब्जा कर ले, पर अमेठी के दिलों पर तो मैं ही राज कर रहा हूं ना। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। ये लिखा जाएगा कि अमेठी में कुमार विश्वास था जो गांव-गांव गया, लोगों से मिला, गले लगाया, गांव का खाना खाया, वहीं सो गया। लेकिन यह आरोप आपके पार्टी के अंदर से ही लगता रहा है कि लोकतंत्र नहीं है। आपने महिलाओं की बात की और लोकतंत्र की बात की। बहादुरी जी का एग्जाम्पल आप ही के सामने है। नहीं, आप देखिए, जैसे मैंने आपके चैनल पर एक दिन देखा, गुजरात की हमारी एक नृत्यांगना है। दुर्भाग्य से मैं नृत्य नहीं जानता, मेरी रुचि भी नहीं है, मैं सिर्फ जानता था कि वो हैं। उन्होंने 2005 का कवि सम्मेलन सुन के कह दिया कि मैं आम आदमी पार्टी से नाराज हूं, कुमार विश्वास तो बड़े रेसिस्ट और सेक्सियस्ट कमेंट करे उन्होंने महिलाओं के बारे में। हमारे मंचों के सबसे बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा जी का दिन और रात निकला महिलाओं पर बोलते हुए, मेरी घरवाली ने मुझे जूता फेंक के मारा और मैंने उसको फेंक के मारा, तो वो रेसिस्ट हो गए, वो सेक्सिस्ट हो गए। अरे वो अलग काम है भाई, आप कहां लेके चले? आंतरिक लोकतंत्र और महिलाओं की बात, वो बहादुरी जी जो छोड़कर जिस मुद्दे पर गई, जिस तरह से आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत जो कहती हुई वो गई। किशोर जी, उत्तरांचल में कांग्रेस जीतती है, बेचारे विधायक बैठे रहते हैं, जैसे नवरात्रि के दिन कन्याएं बैठी हूं, दिल्ली से एक लिफाफा जाता है, उसको खुलता है, उसमें से एक नाम निकलता है और कहते हैं कि ये मैडम ने भेजा, ये हमारा मुख्यमंत्री है। वो आदमी बेचारा कभी पहाड़ गया नहीं, विजय बहुगुणा, उसने देखा नहीं पहाड़, अचानक उतरे और मुख्यमंत्री बन गए। ये लोकतंत्र है? कम से कम ये लोकतंत्र है कि अश्वनी बाहर आकर बोल रहे हैं। कम से कम ये लोकतंत्र है कि शाजिया अपनी बात करिए कि रायबरेली से नहीं लड़ूंगी। कम से कम ये लोकतंत्र है कि मैं कह रहा हूं कि कुछ टिकटों पे मैं नाराज हूं और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये साक्ष्य हैं, इनको दोबारा देखिएगा और उनका टिकट वापस लीजिएगा। और लिया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा जैसा है हमारा अच्छा है, लिया गया। इस बात के लिए मैं सलाम करता हूं आम आदमी पार्टी को कि उन्होंने टिकट तो वापस छोड़े। एक मिनट, अश्विनी जी यहीं पर हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे कुमार भाई को कि पूरा भरोसा है शायद कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे। एक दो बातें हमारे पार्टी में आ गई हैं और ये भी हमारी पार्टी की ताकत है कि हम यहां बाहर बैठ के बात भी कर सकते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये 2 मुद्दे थे जो बाकी कांग्रेस बीजेपी में थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर कर रहे हैं। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं। आशुतोष जी अब चांदनी चौक में आशुतोष गुप्ता बन गए हैं। मुझे बड़ी फक्र है कि कुमार विश्वास अब पंडित कुमार विश्वास शर्मा नहीं बने हैं, कम से कम अपने कुमार विश्वास पे चल रहे हैं, लेकिन आशुतोष गुप्ता बन रहे हैं। और योगेंद्र भाई ने तो और चरम मतलब मिक्स कर दिया। अहिरवाल वाली एरिया में यदुवंशी बन जाते हैं और मेवात वाली एरिया में सलीम भाई के नाम से वोट मांगते हैं। अब वो सलीम खान बन गए वहां पे। ये हमें बचना चाहिए। यहां पे मैं ये जरूर कह दूं कि आशुतोष जी ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा उनकी तरफ से किया गया है। जो नहीं, मैं उनकी बात बता रहा हूं, उनकी बात भी यहां रखना हमारा फर्ज है कि उन्होंने कहा है, उन्होंने खंडन किया है इस बात का। देखिए, आपने पूरे जीवन कहानी सुनाई, एक गांव में एक बार गरीब ब्राह्मण था, तब तो आपने परेशानी नहीं हुई। आपने पंडित को इतना बुरा क्यों मान लिया बेचारे को? चुनाव के समय अचानक आप ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप मेरे YouTube परफॉर्मेंस देखिए, मैंने ब्राह्मणों पर 100 चुटकुले सुनाते समय कहा, भैया अपन तो पंडित आदमी है, आज आपका खाया है तो आपके गाएंगे। लोग कहते हैं जी एक कविता और सुना दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल सुना रहे हैं भैया, पंडित आदमी है, आज आपका खाया है आप गाएंगे, तब तो आपको परेशानी नहीं हुई 2005 में। अगर मैंने वहां ये बात बोली कि मैं गरीब मास्टर का बेटा हूं, पंडित का बेटा हूं, तो आपको परेशानी हो गई। हिपोक्रेसी कहीं आप में, मुझ में थोड़ी है। दरअसल जितना कठिन बना डाला है उतना कठिन नहीं है जीवन। आपको सरलता पढ़ने का अभ्यास खत्म हो गया, क्योंकि आप कुटिल राजनीतिज्ञों को पढ़ते रहे आज तक। यही चीजें उठती हैं, दूसरी पार्टी के लोग यही चीजें उठाते हैं तो आप उनकी आलोचना करते हैं, और जब आप लोग करते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि अगर प्रतापगढ़ में ये नारे लगे कि पंडित राहुल गांधी, तो ये है सबसे बड़ी गड़बड़। आज याद आई राहुल गांधी को कि पंडित राहुल गांधी हो गए। मैंने तो अपनी बात कहते समय कहा था, मैंने तो यह भी कहा था कि मैं चाणक्य का वंशज हूं, तो इसका मतलब बिहार में पैदा हुआ। जिन सारे वीडियोस पे दिक्कत चल रही है विजय विद्रोही जी, उसमें 1 मिनट पहले मैंने ये कहा, एक बार मुझे यमराज मिले, मैंने यमराज से पूछा तो मैं मर गया क्या? देश के एक बड़े पत्रकार अंग्रेजी के हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने कहा एक बार कवि सम्मेलन सुन के तो आओ प्रभु, देखो तो सही वहां क्या होता है, रात भर में कितने सारे संवाद किए जाते हैं। मैं आपका नाम लेके 100 चुटकुले सुना देता कि एक बार विजय विद्रोही गए, इनकी पत्नी ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, जबकि दोनों की मिले ही नहीं, देखा ही नहीं कि आपकी पत्नी कौन है, मेरी पत्नी कौन है। वो किस्सा कहानी कौतुक होता है जिसका आपने खबर बनाई, लेकिन आशुतोष ने ऐसा कभी नहीं किया। जहां तक आशुतोष के व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, उन्होंने कभी अपने आप को, मुझे भी नहीं पता कि वो उनका मुझे आज पता चला पार्टी में ये आ गया, उनका सवाल था। और वो जो सवाल जहां से शुरू हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को कई लोगों ने तानाशाह तक कह दिया। नहीं, वो तो अब जब आप छापते हैं, आप धोनी के बारे में छापते हैं कि धोनी जिद्दी हैं, उनको विजय की लत है। नहीं, हम विजय उनकी जिद है, तो वो स्टार हो गए। पार्टी में रह चुके लोग, आपके पार्टी आपके साथी रह चुके लोग बोल रहे हैं, इसलिए सर असहमति उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं इस बात को। कल मेरे लिए भी कह सकते हैं कुमार विश्वास हिपोक्रेट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, कह सकते हैं। कुमार जी, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि दिल्ली से एक लिफाफा जाता है उत्तराखंड में और सीएम तय हो जाता है। आप पार्टी में क्या ऐसा नहीं हो रहा है? बाहर से लाके जो लोग अप्लाई किए थे टिकट के लिए,
उनको किनारे करके और फिर मीटिंग होती है और एक लिफाफा में से नाम निकलता है और उस व्यक्ति को बुला करके और लड़ा दिया जाता है। आपके कार्यकर्ताओं की भी यही शिकायतें हैं, तो ये कल्चर तो आपके यहाँ भी आ गया है। मैं अमेठी कभी नहीं गया था। अगर अमेठी में कल कोई कार्यकर्ता मेरे बारे में कहे कि कुमार विश्वास को बाहर से लाकर थोप दिया गया है, यहाँ पार्टी की बात हो रही है और पार्टी में कई संसदीय क्षेत्र में आपको भी ये मालूम होगा, शायद आप यहाँ पे नहीं उसको एडमिट करेंगे, कि इस बात का विरोध हुआ है कि बाहर से कैंडिडेट्स को ला करके एक लिफाफा खोल के नाम निकाल के और लोगों को तय कर दिया गया। तो सेम चीज आपके यहाँ भी हो रही है? क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और अगर ऐसा किसी को आभास भी लग रहा है, जैसे मैं अश्विनी के प्रश्न पर चिंतित हूं कि इन्हें क्यों लग रहा है कि आशुतोष ने ऐसा कहा, मैं आशुतोष की कल रैली में जाऊंगा, मैं उससे कहूंगा कि आपकी ओर से ऐसा संकेत क्यों जा रहा है। आपके समर्थकों को कहिए कि वो आपको गुप्ता कहना बंद करें। आप पहले आशुतोष थे, आशुतोष ही रहिए, हारो या जीतो। जीतने के लिए अगर आप ये समझौता कर रहे हैं जातिवादी कार्ड खेलने का, तो आप जीत कर भी हारे हुए माने जाएंगे, आपकी विजय भी पराजित मानी जाएगी। योगेंद्र सलीम बन चुके हैं, ये सबसे बड़ा दुखद है। योगेंद्र यादव सलीम बन के मेवात में वोट मांग रहे हैं, अपना कपड़ा हुलिया बदल लेते हैं, गर्दन पे चेक कलर का साफा रखते हैं, उसके बाद वहां कहते हैं जी मेरा तो बचपन का नाम सलीम है। आज तक हमने कभी सलीम जाना नहीं था उनको। अगर आपके चैनल पर नरेंद्र मोदी की 19 तरह की पगड़ियां चलती हैं तो वो रूप नहीं बदल रहे। कांग्रेस के सारे नेता अरुणाचल जाकर, एक मिनट कुमार जी, एक मिनट। फिर अगर हर सवाल यही कह रहा हूं, हर सवाल का जवाब अगर यही है कि कांग्रेस में नहीं हो रहा, मैं यही कह रहा हूं किशोर जी, मैं उनसे भी क्या? असहमत नहीं हूं। नरेंद्र मोदी ने अगर 19 प्रदेशों में जाकर 19 प्रदेशों की पगड़ी पहनी तो मैं सहमत हूं इस बात से, अच्छी बात है। आप जहां जाइए, मैं अवधि बोल रहा हूं आजकल। आप मुझसे कहेंगे कुमार विश्वास जब तुम चैनल में आते थे अवधि तो नहीं बोलते थे। आजकल मैं अपनी गाड़ी में से पूछता हूं कैसे ना है भैया, क्या हो सब, तो आदमी कहता है ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं राहुल गांधी को अवधि नहीं आती और मैंने मानस पढ़ाया है तो मुझे अवधि थोड़ी बहुत आती है, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अच्छी बात है अगर उनका नाम सचमुच में रहा होगा। हाँ, अगर आप ये ढूंढ के निकाल लें कि योगेंद्र यादव का नाम बचपन में सलीम नहीं था, उन्होंने झूठ बोला है, तो मैं पहला आदमी हूं जो योगेंद्र भाई से कहूंगा कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, ये हिपोक्रेसी है और आप जैसे नेता को, आप जैसे वरिष्ठ साथी को ये शोभा नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है अगर उन्होंने कहा है तो उनका प्यार में घर पे नाम यही रहा होगा, ऐसी मैं पॉजिटिविटी सोचता हूं। कुमार, एक तो आपने कहा कि अब आप सोच के बोला करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ, अच्छा बदलाव है, क्योंकि आपको सोच के बोलने की बहुत ज़रूरत भी थी। सार्वजनिक रूप से मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं आपको निजी तौर पे कहता तो भी ये कहता। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, बड़े चालाकी उसमें एक नज़र आती है। मैं बहुत साफ बोलता हूं, इसलिए साफ मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूं साफ। तो वो चालाकी से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि सोच के बोलने का मतलब चालाकी से जवाब देना नहीं है। जैसे सवाल उठा कि भाई आपने उम्मीदवारों को आखिरी मौके पर ले आए, मैं भी चंडीगढ़ घूम के आया, वहां जो आपकी उम्मीदवार हैं उनका नाम, इंटरव्यू उनका कहीं नहीं हुआ था। लोग इंटरव्यू दे के, और बड़े अच्छे डॉक्टर, वकील, जिनसे मैं कुछ लोगों से मिलके भी आया, अचानक आपका एक उम्मीदवार वहां उतर गया। तो ऐसा नहीं है कि जो ये सवाल पूछ रही हैं उसमें कोई खास मतलब है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो 5 बेडरूम वाली बात है, क्या आपके नेता सोचते नहीं हैं, क्या जल्दबाजी में रहते हैं, या क्या उनको चीजों की परवाह नहीं है? कहां गलती कहां हो जाती है? क्योंकि मैंने कहा सवाल के शुरू में कि आप सोच के बोलेंगे तो, और ईमानदारी से बोलेंगे और चालाकी नहीं दिखाएंगे, तो बिना चालाकी का, बिना सोच के दिया हुआ आपका क्या इसमें जवाब है? ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस में भी ऐसा होता है और बीजेपी में भी ऐसा होता है। कम से कम ये पहला जवाब ऐसा हो जिसमें सही से दिल से आए। मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट दिवांग की ओर से सवाल आया, तो मैं उसी आदर के साथ बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल चालाकी नहीं है, बिल्कुल चालाकी नहीं है। मेरी दिक्कत दिवांग जी ये है, मैं जिस काम से आया हूं उसका नाम है पोइट्री। वहां यह होता है कि आपके दिमाग में जो आए उसको तुरंत उस रिफ्लेक्स को बोल दीजिए, तो आप बड़े शायर। जैसे मैंने एक बार लिखा कि नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका है किसी ने, जिसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया है। मतलब उसने देखा था छत पर और मैंने उसको लिख दिया। अब राजनीति यह है कि आपके रिफ्लेक्सेस जैसे भी हो किसी को पता ना चले, ये बड़ी अजीब बात है। तो मैं सोचकर बोलने से काफी दुखी हूं। मैं खुश आदमी नहीं हूं, आई एम नॉट ए हैप्पी मैन। मैं इसी बात के लिए प्रसिद्ध था कि तुरंत टिप्पणी करता है। एक मोटा आदमी घुसा हॉल में और उसने जगह ढूंढी और मैंने कहा भाई साहब कहीं भी 2 लोगों की जगह देखकर बैठ जाइए, और पूरा कवि सम्मेलन खिलखिला गया। एकदम कवि सम्मेलन में ऊर्जा आ गई। अब मैं नहीं बोल सकता। अब पता है क्या कहेंगे? मोटापे के ऊपर कितना गंदा कमेंट किया कुमार विश्वास ने, दुनिया के सारे मोटो एक हो जाओ और इसके खिलाफ अमेठी में जाकर प्रदर्शन करो। क्या अजीब बात है साहब। तो मैं चालाकी से नहीं बोल रहा, मैं समझकर बोलने से। मैं वो दिन देखना चाहता हूं। अब लोग कहते हैं कि नेता को संवेदनशील नहीं होना चाहिए ज्यादा, यही होना चाहिए कि आखिरी आदमी की संवेदना उसमें हो। मैं मानता हूं कि बहुत सारे निर्णय बिना ये सोचे समझे होते हैं कि इसको मीडिया कैसे लेगा, इसको तथाकथित राजनेताओं की धूर्त लॉबी कैसे लेगी,
इसको इसकी व्याख्या करने वाले जो कूटनीतिज्ञ वो कैसे कहेंगे? अचानक हो जाता है 5 कमरों का बेडरूम का निर्णय, हाँ ठीक है भाई यहां रह लूंगा, और यहां पर 5 थे भी नहीं, वो इसलिए थे कि कैंप कार्यालय हो, अधिकतम समय दे पाऊं अपने काम के लिए। अरविंद चाहता था मैं केवल 4-5 घंटे सोऊं पर काम करूं। 2 फ्लैट्स थे 5 बेडरूम के, बिल्कुल, क्योंकि पहले 10 कमरों का मकान था। इसमें मीडिया को छोड़ दीजिए, मकान नहीं था। 1 मिनट, उनको छोड़ दीजिए, 10 कमरों का था, 5 का ऑफिस था, 5 का, सुनिए, उसमें मीडिया को छोड़ दीजिए, मकान मत कहिए। सुन लीजिए सवाल, मीडिया को छोड़ दीजिए, धूर्त पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, पर अपनी भी तो ईमानदारी है। जब हम सादगी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम आम आदमी की तरह से रहेंगे, उसमें आप 10 कमरे ले लें, 5 में ऑफिस बनाएं, 5 में वो बनाएं, खुद निश्चित रूप से सादगी है, खुद से ईमानदारी कहां गई? निश्चित रूप से सादगी है। शीला दीक्षित के 10 एकड़ के बंगले में वो नहीं रहना चाहता, वो कहता है कि मैं सादगी से रहना चाहता हूं। उसका दुर्भाग्य यह है कि वो 4 कमरों के मकान में पहले रह रहा था, जिसमें एक में मां बाप रहेंगे, एक में बच्चे रहेंगे, एक में वो रहेगा और एक अतिथि के लिए रहेगा। तो अगर एक कमरा और बढ़ गया तो वो दुष्ट हो गया, वो बेईमान हो गया। उसने नहीं सोचा था ऐसे, पर जब उसे सुचाया गया, जब कहा गया 10 कमरों का दिबांग जी अब भी नहीं है, 5 का ऑफिस है, 5 का घर है, अब नहीं है। नहीं, तब भी ऐसा ही था, 5 का ऑफिस था जिसमें ऑफिस बैठेगा, उसका मुख्य सचिव बैठेगा, ताकि वो रात में भी काम कर सके, उसको नींद ना आए तो 12 बजे भी काम कर सके। लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आप बाकी नेताओं से उम्मीद नहीं करते, अरविंद से उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, और फिर आप वहीं चले गए कि बाकी भी तो ऐसे हैं। नहीं, देखिए चुनौती मेरी ज्यादा है, मैं बात स्वीकार कर रहा हूं, मैं कब मना कर रहा हूं कि वो निर्णय गलत था। मैं पार्टी में पहला आदमी था जिसने अरविंद से कहा कि तुम सही हो, पर अगर तुम इस मुख्यमंत्री निवास में रहोगे तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। उसने कहा इसमें क्या गलत बात है, मैं 4 कमरों में तो रहता था। लेकिन उसने गंभीरता से सोचा, वो गाड़ी में आगे बैठ गया और मोबाइल से खेलता रहा, कुछ देखता रहा। मैं पीछे बैठ गया और मैंने उसको कहा कि मैं नहीं आऊंगा मिलने, ये गलत है। ये इसलिए गलत नहीं है कि तुम गलत हो, इसलिए गलत है कि परसेप्शन गलत जा रहा है। और उसने विधानसभा में उतरते ही पत्रकारों से कहा कि मैं 5 कमरों का मकान नहीं लूंगा, कुछ लोग सहमत नहीं है इससे, और 2 कमरों का मकान अधिकारियों से कहूंगा ढूंढ दे। कितनी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। नया है, सीख रहा है, ये शुचिता पवित्रता बनी रहे, ईश्वर उसे आयु दे, ईश्वर उसे ऊर्जा दे। नेता वो जो सही करे, या नेता वो करे जो परसेप्शन में सही है। अब आप एक तरफ तो परसेप्शन के अनुसार नेता को बदलवाना चाहते हैं, वो सही ही कर रहा था, वो 10 एकड़ का बंगला नहीं लेना चाहता, वो एक ऑफिस और एक मकान लेना चाहता था। लोगों ने ढूंढ के दे दिया, वो तो देखने भी नहीं गया था, पहली बार मेरे साथ ही देखने गया, कभी गया ही नहीं था देखने के लिए। ये ट्विटर पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं, तो यहां के सवाल कई हो रहे हैं। मैं ट्विटर से एक सवाल ले लेता हूं, एक ट्विटर का सवाल ले लेता हूं। नीरव ठक्कर साहब पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी पे भरोसा कैसे किया जाए, जो उनके दिल्ली में जो उनके नेताओं ने किया, उसके बाद जब मौका मिला तो नहीं किया। नेताओं ने क्या भ्रष्टाचार किया, कोई अराजकता की, नेताओं का कुछ ऐसा काम आप समझ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या मैं किया? बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन जब आप एक व्यक्ति जिसने सरकार छोड़ दी जन लोकपाल के लिए, जब आप उसे चैनल पर कहेंगे भाग गए केजरीवाल, जब आप लिखेंगे भगोड़ा केजरीवाल, तो 16 साल की उम्र में इंटरनेट की एक घुंडी लेकर लैपटॉप में चलाने वाले लड़के के दिमाग में यह बात आएगी, और वो कहेगा कि तुम पे तो तब हुआ नहीं, अब क्या करोगे। लेकिन मैं तो अब भी खुश हूं इस बात पर, और मैं आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, जन लोकपाल बिल पास ना होने के बाद या सदन में ना रखे जाने के बाद अगर अरविंद एक दिन भी मुख्यमंत्री रहता, तो सबसे पहले मेरा मन टूटता कि तुमने वादा किया था और तुमने पूरा नहीं किया और तुम सीएम बने हुए। विश्वास जी, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो जिम्मेदारी से आप लोगों ने भागा, उसे आपकी छवि में कमी हुई है कि नहीं हुई है? अभी तो मैं सवाल का जवाब दे रहा था, आप बार बार भागा कह रहे हैं। जो आदमी इतना बड़ा, लाल बहादुर शास्त्री की परंपरा में उसने एक पन्ना गढ़ा और आप कह रहे हैं भागा, तो हो आ सकता, आपका परसेप्शन हो सकता है, मेरा परसेप्शन नहीं है। आप मुझे कह दीजिए कि मैं गाजियाबाद से भाग गया अमेठी, कितना अच्छा सवाल है। जो कुमार विश्वास अपने घर में चुनाव नहीं लड़ पाया, अमेठी भाग गया। मैं तो मान रहा हूं कि मैं बड़ी हिम्मत का काम कर रहा हूं, और मैं अभी जाने वाला हूं परसों, मुझे पता नहीं मैं जीवित रहूंगा या मारा जाऊंगा, कांग्रेस को और मेरे साथ आगे क्या करेगी, पर मैं आखिरी दम तक, उस दिन मर भी सकता था, उस दिन जा भी सकता था, मौका ऐसा ही था। वो तो भला हो जो मेरे साथी थे, उन्होंने हाथ में झेल लिए वो सारे डंडे, लेकिन लड़ूंगा, हारू जीतू बात अलग है। इतिहास के कालखंड में खुश रहूंगा कि जब कोई नहीं बोला तब मैं गया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी ने एक पुलिस को कहा कि चूड़ियां पहन ले, क्या महिलाएं आपकी पार्टी में इतनी कमजोर नजर आती हैं? और मैं दूसरा भी सवाल जन लोकपाल, किसने कहा था? आपके ही पार्टी के किसी ने कहा था। किसने कब कहा था? अगर कहा है बिल्कुल गलत कहा है। बिल्कुल कहा था, जो दूसरा वाला कांड हुआ था जिसमें पुलिस को ने थप्पड़ मारा था, बिल्कुल गलत कहा। बिल्कुल सही कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था। अगर कहा है सोमनाथ ने तो मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं सोमनाथ से व्यक्तिगत रूप से भी असहमत हूं इस बात से कि बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। चूड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, वो सौभाग्य सूचक हैं,
और वो जिसके भी हाथ में है उन दोनों हाथों को सलाम है। मैं भी उसी ने पैदा किया हूं जो चूड़ियां पहनती है। और दूसरा एक और प्रश्न है जो जन लोकपाल बिल के बारे में है। तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना ऊपर गए हुए आप कैसे रूठ के भाग गए? ये तो वैसे ही हुआ। एक मिनट, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बच्चे ने एक गुल्लक मांगा, गुल्लक मिला तो वो बोला नहीं अब मुझे हाथी चाहिए। फिर जब हाथी मिला तो बोला हाथी को गुल्लक में घुसा दो। वही हाल आप लोगों ने किया जन लोकपाल बिल के साथ। मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि अगर ऐसा कुछ कहा है, किसी ने भी कहा है, तो ये गलत है और वो स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए था। दूसरा, आपने सवाल करा कि आप जन लोकपाल से भाग गए और आपने ये बात की। जन लोकपाल मुख्य मुद्दा था और अगर आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे तो आपको एक दिन सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था। मैं बार बार दिल्ली विधानसभा में रहते हुए क्यों अचानक ही आप कूद कर एमपी के उसमें चले जाएंगे? दिल्ली विधानसभा में, यही आपकी मंशा थी। दिल्ली विधानसभा में 13 ऐसे बिल पास हुए 15 साल में। मैं फिर कहना चाहता हूं, एबीपी के श्रोता इसे ध्यानपूर्वक सुने। दिल्ली विधानसभा में 15 साल में 13 ऐसे बिल पास हुए जो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए ना राष्ट्रपति के पास गए। ये भाजपा तब कहां थी, ये कांग्रेस तब कहां थे? क्योंकि वो धंधे के बिल थे और एक भ्रष्टाचार विरोधी बिल आया तो इन्हें सारे कानून याद आ गए कि पहले गवर्नर के पास जाइए, पहले उनके पास जाइए। नहीं, कांग्रेस भी यही कहती है कि हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं थे। जिन बिलों का ब्यौरा आपकी ओर से दिया गया था, हम लोग 20 साल से कवर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा के एक धाराएं याद है जवानी। मैं यही तो पूछना चाहता हूं। आप एकदम गलत तथ्य कह रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। पास किया गया उस बिल, जो बिल भेजा गया सीधे, वो बिल भेजने का सामान्य प्रक्रिया है, वो बिना भेज सकते थे। आप ही की सरकार ने जिस दूसरे बिल में, आप एक मिनट मेरा सवाल सुन ले, जो दूसरा बिल था बिजली बिल पर सब्सिडी देने का, वो आपने थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत सरकार को भेजा। वो बिल नहीं था, वो ऑर्डिनेंस था। नहीं, फिर वही तो कह रहे हैं, बिल था ऑर्डिनेंस। जन लोकपाल ऑर्डिनेंस से नहीं आ सकता। नहीं, वो बिल था जो विधानसभा में पेश किया गया और थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको पहले भेज के भारत सरकार की मंजूरी ली गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को ये कैसे इल्हाम हुआ कि इस बिल में क्या क्या होगा। एक चर्चा तो करा सकते थे भाजपा कांग्रेस, गिरा देते बिल को, बात तो करते। ये कहते गलत बिल है, वो तो कहते बिल पेश ही नहीं होने देंगे हम। भाई देश पूरा सुन रहा है इस बात को, घोषणा पत्र वाले सुन रहे हैं, वो रखवा तो लेते। 2 दिन चला जाता, खराब हो जाता। देखिए, संविधान के हिसाब से पेश ही नहीं हो सकता था, ये एलजी ने कहा। एलजी ने ये कहा, एलजी ने बिल के अंदर की बात नहीं की। क्या उससे पहले दिल्ली विधानसभा में ऐसा कोई बिल पेश नहीं हुआ है? नहीं हुआ। वो जैसा यहां बता रहे हैं कि मनी ऑब्लिगेशन वाला फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आप जन लोकपाल बनाएंगे, एक लोकपाल का ऑफिस होगा, लोकपाल होंगे, कर्मचारी होंगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उनका प्रोविजन करना पड़ेगा। ये पैसा कहां से आएगा? मैं यही कह रहा हूं ना, ये चर्चा रखवा के कर लेते, बिल रख के कहते कि पैसा कहां से आएगा, भैया हम नहीं पास कर रहे इसे। वो तो कहते रखने ही नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाने ही नहीं देंगे हम। आप अच्छा, एक मिनट, माइक इधर है। आपके पुराने मित्र बिन्नी साहब नहीं, अभी भी हैं, आप ऐसा ना कहिए। खीर खाई थी आपने? हाँ, नहीं पुराने नहीं, मेरे अभी भी मित्र हैं, हमारे अभी भी साथी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए भी और देशवासियों के लिए भी और कुमार भाई के लिए भी। क्योंकि जब मैं पिछले 4 दिन से एबीपी न्यूज से मुझे एसएमएस और वो सब चीजें जा रही थी कि आपको इस प्रोग्राम में आना है। जब मैं इस रेडिशन होटल के बाहर था तो मुझे बताया गया कि प्लीज आप मत आइएगा। धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आप मत आइएगा क्योंकि कुमार भाई ने लिस्ट देखी है और वो आपके इसलिए मना कर रहे हैं कि बिल्कुल मना नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मना नहीं। मैं बता रहा हूं सच्चाई, मैं बता रहा हूं आपको, कुमार भाई ने लिस्ट नहीं देखी। मैंने कोई लिस्ट नहीं देखी और मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूं कि मैं लिस्ट देख कर मैं बता रहा हूं। चलिए, मैंने कभी मना नहीं किया। सुनिए, एबीपी क्लियर करे इस बात को, एबीपी बताए कि मैंने लिस्ट देखी है कि नहीं देखी है। मैं एक मिनट मैंने कोई लिस्ट नहीं देखी। करेगा कि कौन गेस्ट होगा, ना देखिए एबीपी इसका खंडन करे ऑफिशियली। एक मिनट बिन्नी साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनेंगे आप?
एक मिनट, अरे मैं कह रहा हूं, उन्होंने कोई लिस्ट नहीं देखी, आप यहाँ पे हैं, अगर ऐसा होता नहीं, सुनिए, मुझे बताया गया, धर्मेंद्र भाई ने मुझे फोन किया, आप सवाल, मैं आपके पास माइक लेके आया कि नहीं आया? कुमार भाई ने लिस्ट देखी है और वो ये कह रहे हैं कि इनको मत बुलाइए, पुराने साथी हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं। इसका उत्तर सवाल तो पूछिए आप। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये अपने आप में सवाल है। अरे आप कुमार भाई को ये कैसे पता चला कौन? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, धर्मेंद्र भाई से पूछिए, इनसे उन्होंने क्यों कहा? क्या नहीं, देखिए, अरे आपके पास सवाल, मैं आपके पास, अगर ऐसा होता तो माइक लेके आपके पास क्यों आता? नहीं, मैं देखो, आपका सवाल है कोई? मेरा सवाल यह है कि कुमार भाई ने मुझे यहां बुलाने से मना क्यों किया? ये नहीं किया, मैं कह रहा हूं नहीं किया। बिन्नी जी, आप फिर वही एबीपी बताएं इस बारे में। मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास माइक लेके पहुंचता ही नहीं यहां पे, मैं तो वहीं रह सकता था। मैं बोल देता टाइम खत्म हो गया साहब, मैं माफी जी के मैं आपके पास नहीं आ सका। ऐसा होता तो मैं आपके पास आया, सवाल आपको माइक दिया, नहीं तो मैं क्यों देता? आप खुद ही बताइए। तो ये और उन्होंने लिस्ट नहीं देखी, मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं है, और ना उन्होंने कोई मना किया। मैं किशोर जी फिर कह दूं, ना मैंने लिस्ट देखी, और मैं आपके सम्मान करते हुए बिन्नी जी क्या कहना चाहता हूं कि मैं इतना कमजोर सिपाही नहीं कि किसी के सवालों से डर जाऊंगा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। कोई भी सवाल पूछे मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर हूं। नहीं, एक सेकंड, नहीं, बिन्नी साहब प्लीज बिन्नी साहब, हम बहुत कड़े सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सब शालीन तरीके से पूछ रहे हैं, प्लीज। जी नहीं, ये बिन्नी साहब की बात गलत है। किशोर जी के हम लोग भी कठोर आलोचक रहे हैं और इन्होंने किसी को खंडन नहीं किया है, उल्टा हमारा नाम लेकर उन्होंने प्यार से बात की है कि किशोर भाई, कुमार विश्वास भाई, एक सवाल ये है कि कहते हैं कि कवि हमेशा दर्द में और अकेलेपन में अच्छी कविताएं कहता है, तो आपका इस दर्द और अकेलापन महसूस हमें हो रहा है। हमें यह बता दीजिए कि आपका तो पीएम बनना नहीं है, तो आप राजनाथ जी को ही वोट दे देंगे इस बार भी पीएम के लिए? और दूसरा, क्या आपको लगता है ये ऐसी आम आदमी पार्टी बन गई जहां सोमनाथ को जगह है और मधु भादुरी को नहीं है? देखिए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीट लेके आती है तो प्रधानमंत्री बनाने तो आती नहीं है। समस्या यह है कि कोई आदमी लोकतंत्र में सकारात्मक परिवर्तन करे तो उससे पूछते हैं कि आप पीएम किसे बना रहे हैं और आप किसको सपोर्ट करेंगे। मैं गया अमेठी लड़ने तो पूछ रहे थे मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा? अरे भैया पहले उन्हें खड़ा होने दीजिए, कहां खड़े होंगे? बड़ा विवाद रहा 2 महीने तक। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बनारस से लड़ूंगा, तो पार्टी ने निर्णय किया अरविंद केजरीवाल आप लड़े। अब पूछ रहे हैं रायबरेली से कौन लड़ेगा? कल रायबरेली भी फाइनल हो गया। हमने ऐसी वैचारिक दृष्टिभूमि बना दी है कि हम मंदिर बोलते हैं तो मस्जिद बोलते हैं। गंगा जमुनी तहजीब है। भैया ये कब तय हुआ कि गंगा हिंदुओं की और जमुना आपकी है? दोनों नदियां मेरी हैं, दोनों नदियां आपकी हैं, पर हमने कर लिया। हम डरते हैं, हम अंगारा छूते में डरते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है। काहे की गंगा जमुनी तहजीब है? भाई सब एक जैसे, गंगा भी आपकी है, यमुना भी आपकी है, गंगा भी मेरी है, यमुना भी मेरी है। कुमार जी, मैं प्रांजल शर्मा हूं, आर्थिक विषयों पर लिखता हूं, विकास के मुद्दे पर लिखता हूं। पहली बार आपको सुन रहा हूं, काफी प्रभावित हूं। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़े नए स्तर पर ले जाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की सोच, ये 2-3 सवाल पहले भी उठ चुके हैं, वो सोच ये है कि आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, प्रशासन बदलना चाहते हैं, गवर्नेंस बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन ये 50 दिन में नहीं होता है। आप राज्य स्तर पे करें या राष्ट्रीय स्तर पे करें, इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम करनी पड़ेगी। जो आपका आंदोलन है वो शायद 10 साल तक आपको चलाना पड़े, सरकार में रह के, राजनीति में रह के। इसलिए एक परिपक्वता की कमी लग रही है। दूसरी बात, बेरोजगारी, सिर्फ भ्रष्टाचार हटा के रोजगार नहीं आएगा। लोग इस समय जो आपके नौजवान हैं, जो यूथ है, करोड़ों की संख्या में वो विचलित हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और पिछले 10 सालों में हालात और बिगड़ गए हैं। इस मामले पे कोई बड़ी नीति आम आदमी पार्टी की कहीं सामने नहीं आई है। मैं इससे सहमत हूं कि अधिकांशतः घोषणा पत्र बनाते समय एक हॉल में बैठे हुए उस विषय के 5 आदमी ये मानते हैं कि 125 करोड़ लोगों की सोच हमको पता है, और अगर आप ऐसा मान लेते तो आपकी सोच संकुचित हो जाती है। भ्रष्टाचार एकमात्र मुद्दा नहीं है, लेकिन वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर उसे एड्रेस कर लिया गया तो बाकी सारी चीजें, रोजगार जैसी चीजें, जैसे अगर आप किसी उद्योगपति को 3 रुपए पर मीटर पर, 1 रुपए पर मीटर पर जमीन दे देते हो अपने राज्य की, और 5 रुपए में चाय बेचते हैं, तो आपको फिर निर्णय करना पड़ेगा कि देश 1 रुपए में बेचेंगे और चाय 5 रुपए में। इस बात पर आपको बात करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार पहला मुद्दा है। अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए, मुद्दा तो सांप्रदायिकता भी है, मुद्दा तो बेरोजगारी भी है, और मैं ये मानने को तैयार हूं कि मेरे साथियों में पूरे भारत भर की अकल नहीं है, पूरे भारत भर की बुद्धि नहीं है। आप सबसे संपर्क करना बिल्कुल नहीं है।
पार्टी की तरफ से लगता है कि जो पूरे उद्योग जगत है, जिन्होंने करोड़ों नौकरियां दी हैं, सभी लोग तो सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो जो निजी क्षेत्र में जो नौकरियां बढ़ाने के जो प्रस्ताव हैं, जो प्रावधान हैं, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कम्युनिस्ट वे पे जा रही है कि भैया सब कुछ सरकार करेगी और निजी क्षेत्र कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश के उन सब उद्योगपतियों को बहुत बहुत प्रणाम है जिन्होंने इस देश के मूल कानून और आम आदमी की जरूरतों के साथ छेड़छाड़ किए बिना इस देश को प्रगति के पथ पर पहुंचाया है। लेकिन जो उद्योगपति नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के साथ एक गठबंधन बनाकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम दोहन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी है। जो भी आदमी अपने आप काम कर रहा है, एकात्म पराक्रम से आगे पहुंचा है, जिसने सब चीजों के साथ प्रगति की है, समझौते नहीं किए, उसको सलाम है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर उद्योगपति हमारे संसाधनों को 500 साल आगे वालों को, 5000 साल वालों को शोषण कर लेगा, इसलिए क्योंकि उसकी सरकार है, वो सरकार चलाता है, पैसा देता है। क्योंकि लोगों से पूछिए ना, इतना पैसा कहां से आ रहा है। मैं अमेठी में चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे पता है कि मैं कैसे चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे साथी भूखे सोते हैं वहां पर, चने खाकर लोग लड़ रहे हैं, साइकिलों पर लोग जा रहे हैं, अपने मां बाप से डांट खा के जा रहे हैं। मुझे आज दाल आटे का भाव पता चल रहा है। लेकिन लोग कहते थे कि 10, मैं क्यों निकला हूं गांव-गांव, आपको पता है? इसलिए निकला हूं कि रैली करने का पैसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पार्टी से एक वैन मांगी, अपनी कार ली जो मैंने खुद के पैसे से खरीदी है। 2 गाड़ियां लेके चलता हूं, उस पर चढ़ जाता हूं, माइक लगा के बोलता हूं 100 आदमियों का। मैंने कभी 5000 लोगों से नीचे का कवि सम्मेलन नहीं पढ़ा। आईआईटी में गया तो 5000 आदमी थे, अब मैं 50 आदमियों को संबोधित करता हूं, 45 मिनट गला खराब करता हूं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि उद्योगपतियों के हम विरुद्ध में नहीं है, हम ऐसे उद्योग समूहों के विरोध में हैं जो नौकरशाहों की मदद से राजनीतिज्ञों को साधते हैं और इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का निर्मम दोहन करते हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अमेठी में अपना घर लिया है और राहुल आज भी जो है वो गेस्ट हाउस में रहते हैं। अगर 16 मई को आपके अनुरूप नहीं आए परिणाम तो आप वहाँ से घर शिफ्ट करके कब इधर आएंगे गाजियाबाद? और दूसरा सवाल मेरा आपसे है, अब आप राष्ट्रीय राजनीति में आ गए हैं तो आपकी विदेश नीति में चाइना और पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी होगी? पहला सवाल तो आपका यह है कि मैं घर कहाँ रखूंगा। मेरे पास 2 घर हैं सौभाग्य से, इन दिनों अमेठी में एक घर है और गाजियाबाद में भी घर है। तो अमेठी परिणाम कोई भी दे, क्योंकि अमेठी एक मॉडल है हिपोक्रेसी का, फार्स का, झूठ का, कि एक आदमी किस तरह झूठ बोल सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट कह के उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़कियां उनके दुपट्टे खींचे जाते हैं। एक आदमी यूथ एम्पावरमेंट कहता है और उसका जिला सचिव डंडा और फरसा लेकर चलता है। इस फार्स को कम से कम बेनकाब तो मैंने किया है। सारे पत्रकार जाते हैं और सड़कें देखकर और अपनी पीठ खुजलाते हुए आते हैं कि साहब बहुत दुखा। अमेठी में तो स्लोगन लगा देना चाहिए, अमेठी सीमा प्रारंभ सड़क समाप्त। वो सड़क ही नहीं बनवा पाए, नेशनल हाईवे नहीं बनवा पाए। एक पुल टूटा पड़ा है शंकरगंज का, 7 साल से टूटा पड़ा है, नेशनल ब्रिज कॉर्पोरेशन के पास आता है, उसको नहीं बना पाए। इसलिए मैं वहीं रहूंगा। और दूसरा, चीन और पाकिस्तान को लेकर एक नीति स्पष्ट है। चीन को कंट्रोल में इसलिए रखना पड़ेगा कि उसने हमारे बहुत सारे लघु कुटीर उद्योगों को बाधित कर दिया है। किसी भी देश के जो छोटे उद्योग हैं, अगर उनको मार दिया जाएगा तो देश प्रगति नहीं करेगा। इसलिए चीन से व्यापार नीति की पुनर्व्याख्या होने की आवश्यकता है और पाकिस्तान के साथ भाषाई संवाद की आवश्यकता है। इसका मतलब पड़ोसी देश आपसे जिस भाषा में बात करे, आप उस भाषा में बात करें। शांति से उबे हुए सब देश सुन लें। युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे सुन लें। जो चाहे वो चुने, युद्ध चुनना है तो युद्ध चुने, बुद्ध चुनना है तो बुद्ध चुने। जैसी वो बात करे वैसा जवाब दिया जाए। वो जिस स्तर की बात करे उस स्तर का जवाब उन्हें दिया जाना चाहिए। कुमार विश्वास जी नमस्कार, मैं सुरजीत दासगुप्ता। मैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहा और पत्रकारिता छोड़ के आया था ये सोच के कि लोकतंत्र में कोई नया प्रयोग होगा। अंदर आके लोकतंत्र का नामो निशान तक नहीं मिला। जो आप जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं उनके लिए लोकतंत्र होगा, बाकी जो और 300 लोग आए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी बनते समय, उस समय लोकतंत्र नहीं था। लेकिन आज मेरा सवाल उससे नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम घोषणा पत्र है। 20 नवंबर 2013 को आपने दिल्ली के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारे अच्छे जो सिस्टम है वो आप ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विरोध में मैंने 21 तारीख को इस्तीफा दे दिया था। इस बार जो आपने घोषणा पत्र जारी की है उसमें भी एक बहुत ही भयावह चीज है। वो भयावह चीज ये है कि पुलिस ग्राम सभा को रिपोर्ट करेगी। पुलिस को जरूर जवाबदेह होना चाहिए और कई उन्नत देशों में ऐसा प्रावधान है कि जो मोहल्ले होते हैं वो बीट कांस्टेबल के बारे में साल में एक बार रिपोर्ट देते हैं, उस पर उसका प्रमोशन ट्रांसफर आदि निर्भर करता है। लेकिन अगर ग्राम सभा को पुलिस रिपोर्ट करने लगी, कल को किसी ग्राम सभा में लोग कहने लगे कि यहाँ के जो दलित हैं वो अपराधी है, उनको गिरफ्तार करो, तो क्या इस आधार पर कार्रवाई होगी?
देखिए, पहली बात तो आपकी व्यक्तिगत ग्रीवेंसीज है, उसे तो मैं एड्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी पार्टी के एक पूर्व सदस्य रहे हैं और मैं वर्तमान। जी जी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप 300 लोगों की अथॉरिटी कैसे हैं जो 300 लोग आज भी सदस्य हैं। नहीं, वो 300 के 300 आपको भेजते होंगे, मुझ तक तो नहीं पहुंचे हैं। चलिए, लेकिन आपका जो बात है उसका मैं उत्तर दे देता हूं। मैं आज भी ये मानता हूं कि ग्राम सभा को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। ग्राम सभा का मतलब वो पंचायत नहीं, ग्राम सभा का मतलब पूरा गांव। ये सिस्टम बने किसके लिए? ये समाज बना किसके लिए? उन्हीं लोगों के लिए ना जिनकी सुविधा है। अगर उनकी नहीं सुनी जा रही, मैंने 17 साल विश्वविद्यालय पढ़ाया, मैं कैसा पढ़ाता हूं ये मेरा प्रिंसिपल तय करता था, वाइस चांसलर तय करता था। अरे हद हो गई, जिनको मैं पढ़ा रहा हूं वो तय करें। तो प्रोफेसर फिर सोचता ही नहीं क्लास क्या जाना है, वो सोचता है प्रिंसिपल को मस्का लगाओ, वाइस चांसलर के चैम्बर में चमचागिरी करो, सर आप बृहस्पति हैं और सर क्या कमाल कर दिया और आज तो शर्ट बहुत अच्छी है आपकी सर, और उसके बाद आप प्रमोशन पा जाओ, आप प्रोफेसर हो जाओ। तो ये गलत बात है। आप जिनके प्रति उत्तरदायी हैं उनसे आपको एक्रीडेशन करवाना पड़ेगा। यही तो एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। ये हमारी विचारधारा है। असहमत होने का आपको अधिकार है, आप मेरी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा। मैंने कहा ना ये मेरी विचारधारा है और आपको अपनी बात कहने का अवसर मिले इसके लिए मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं। ये मैंने वॉल्टेयर से सीखा। कुमार, आप, योगेंद्र, साजिया, ये सब स्टार हैं आपके, और जैसे चुनाव में गए सब टिमटिमाने लगे हैं। क्या लगता है कि एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, या आपके यहाँ ये सिस्टम नहीं बना कि अरविंद या लीडरशिप ऐसे लोगों को मदद करें? क्योंकि हर आदमी जाके अपने अपने इलाके में सचमुच टिमटिमा रहा है। वो जो रोशनी पहले दिख रही थी वो अब नहीं दिखाई देती। मैं आपके इस कंसर्न के प्रति बहुत आभारी हूं कि आप इसके लिए चिंतित हैं। बाकी अपने अपने इलाकों में जाना चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक था, और हमारे पास रिसोर्स नहीं, रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। जब मेरे पर हमला हुआ, अरविंद बेंगलोर में था, उसने मुझे फोन करके पूछा कि मैं आऊं क्या। मैंने कहा नहीं, पृथ्वी को जरूरत है तुम्हारी, पृथ्वी वहां चुनाव लड़वा रहा है, तुम्हारी रैली है, तुम कर लो, साउथ में उम्मीद दिख रही है। मनीष और संजय आ गए। शाजिया के लिए मैं आया हूं, मैं भी एक दिन पूरे दिन उसके साथ रहूंगा क्योंकि मैं गाजियाबाद का हूं। मनीष लगातार उसके साथ जा रहा है। हम क्या करें, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम दिल्ली के सारे हाईवे के बड़े बड़े होर्डिंग खरीद लें और उन पे हम दिखाएं कि ईमानदारी, सोच। आश्चर्य है कि विचार के नाम पर बनी हुई पार्टी आजकल एक व्यक्ति को आगे कह रही है कि यही विचार है। विचार मत सोचो, बस यही विचार है हमारा। नेता भी कह रहे हैं बस यही विचार है, इसे देख लो, यही विचार हमारा फाइनल हो। कुमार जी, आपने मीडिया के बारे में जो सवाल पूछा था बड़ी चालाकी से टाल दिया। सवाल ये है, एक सवाल है आपसे कि जब आपके आंदोलन को, जब आपकी पार्टी को लोग दिखाते हैं या आपसे अच्छा सवाल पूछते हैं, तब तो आप बड़ी अच्छे जवाब देते हैं। हालत है कि आपके यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई पत्रकार जब आपसे उल्टा सवाल पूछता है तो आप उस पर इल्जाम लगाते हैं कितना पैसे सवाल लेके पूछ रहे हैं। दूसरा, जब आपकी सरकार बनती है तो दिल्ली सचिवालय के सारे दरवाजे पत्रकारों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जब पत्रकार आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो दरवाजे खुलते हैं। और अभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पत्रकारों को हम जेल भेज देंगे, सरकार बनने दीजिए हमारी। आप क्या मानते हैं मीडिया को लेके कि आपकी राय में, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं जब अमेठी गया तो मेरे साथ में कोई भी देखने नहीं आता मैं रात कहाँ पे रहता हूँ, क्या करता हूँ। ऐसे कम से कम 540 लोकसभा क्षेत्रों में हर जगह कैंडिडेट घूम रहे हैं, 4-4, 6 कैंडिडेट घूम रहे हैं। पत्रकार कहाँ जाएंगे? आप दिल्ली की मीडिया के बारे में, आप अमेठी छोड़ दीजिए, क्या आपसे कभी किसी मीडिया वाले ने, कभी किसी पत्रकार ने कहा कि आप पहले पैसे दीजिए तब हम खबर छापेंगे? आपने संयोग से 5 सवाल लगातार पूछ दिए, तो मुझे क्रम में गड़बड़ हो जाए तो मुझे याद दिला देना आप। पहली बात तो कि आपने कुछ अपनी ओर से डिसीजन बना लिए कि ऐसा हुआ है। एक व्यक्ति ने हमारी पार्टी में यह कहा कि कितने पैसे लिए, मैं मानता हूं, और तुरंत ही पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने उसकी भर्त्सना की और उसे चेतावनी दी गई कि आपने गलत बात पूछी। ये बात नहीं कही जानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम पार्टी के सारी लीडरशिप ने सोमनाथ को यह कहा कि आपका ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात आपने पूछी, आपने कहा कि आप अमेठी गए और आपको गांव में देखने नहीं आया, 550 जगह लोग रहे। मुझे एक उम्मीदवार का नाम बताइए जो 35 दिन गांव में रहा हो, और अगर आपने 35 दिन गांव में गुजारने वाले उम्मीदवार के ऊपर खबर नहीं की तो उसको भी दुख होगा जैसा मुझे दुख हुआ। आपने ये कहा। तीसरा, आपने कहा कि हमने दरवाजे बंद करा दिए। बिल्कुल नहीं, हमने दरवाजे बंद नहीं कराए। हमने ये कहा कि 24 घंटे कैमरा लेकर हर मंत्री के दफ्तर में घुस जाने वाले पत्रकार बंधुओं से कहा कि आपकी ब्रीफिंग के लिए हमने ये समय रख दिया है, क्योंकि हम व्यस्त हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें काम भी करना है, हमें केवल मीडिया ही मैनेज नहीं करनी, इसलिए इतने बजे से इतने बजे तक आइएगा, जो दिन भर के सवालों हमसे पूछ लीजिएगा। इसे आपने कह दिया कि दरवाजे बंद करा दिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमसे आज तक किसी ने कुछ नहीं मांगा, और मैं आज भी कह रहा हूं, पार्टी के अगर कुछ वरिष्ठ नेता या कुछ साथी मीडिया की हैंडलिंग में इतने असहिष्णु हैं तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। सारा मीडिया खराब नहीं है। मेरा तो बचपन प्रभाष जोशी को पढ़ के कटा है।
मेरा बचपन तो आलोक तोमर को पढ़ के कटा है। मैं आज भी वो भाषा का संस्कार ढूंढता हूं। मैं नहीं मान सकता कि रिपोर्टर खुद को जर्नलिस्ट कहने लगे। जर्नलिस्ट अलग है, रिपोर्टर अलग है। कम से कम इतनी बुद्धि तो हमने दी है। इसीलिए सदन में बैठे हुए लगभग 5 आदमी ऐसे जिनके मैं बाहर पैर छूता हूं। इसलिए नहीं कि मेरी खबर छाप देंगे, बहुत सारे तो अखबारों में है ही नहीं, बहुत सारे तो चैनलों में है ही नहीं, बहुत सारे तो गेस्ट हैं दिबांग जैसे। मैं आप सामने कह रहा हूं मेरे फेवरेट एंकर हैं, क्योंकि मैंने इनका वो साहस देखा है कि उन्होंने आंख में आंख डाल के सवाल पूछा है। अगर ऐसा होगा तो मैं प्रणाम करूंगा। और अगर आप मेरे स्टेटमेंट को, मेरी 45 साल की जीवन की कमाई को ऐसे काट देंगे कि मुझे तो टैक्स देना ही है, इसको काट के अगर आप चलाएंगे तो मैं आपको पेड कहूंगा, 2 बार कहूंगा, 10 बार कहूंगा। उससे आपकी मानहानि होती हो। आपने तो मेरे पूरे जीवन की मानहानि कर दी अपने एजेंडे के तहत। आपको तो कुछ और चलाना था। इसलिए हम बिल्कुल असहमत नहीं है। हम आपका आदर करते हैं, मीडिया का भी आदर करते हैं, लेकिन मीडिया में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं तो पुनर्विचार की आपको आवश्यकता है। और अगर अरविंद के बहाने ये सवाल उठ रहा है तो मुझे लगता है सब अच्छे पत्रकारों को उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसके बहाने आप अपने आप में दृष्टिपात कर रहे हैं। कुमार जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। आपने कहा कि पहले जब अरविंद के साथ जाते थे तो आपके ऑटोग्राफ लिए जाते थे, फिर अरविंद के साथ जाने लगे तो अरविंद के ऑटोग्राफ लिए जाने लगे। अगर अमेठी में आप जीत गए और वाराणसी में वो नहीं जीत पाए तो परिवर्तन होगा? नहीं, ये बड़ा इसमें कई सारे अगर हैं। बनारस में जीते, अमेठी में जीते, दिल्ली में जीते, कहीं भी जीते, जीत आम आदमी पार्टी की होगी। मैं झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ लड़ रहा हूं। मैं कुमार विश्वास हूं। अगर मैं निर्दलीय लड़ता तो मैं लड़ नहीं पाता। मैं झाड़ू के साथ ही सहमत हो सकता था। मैं दल नहीं बताऊंगा। एक दल के नेता ने मुझे कहा, यार ये लड़के जो तुम्हारी विधानसभाएं देखते हैं ना, नए नए 25-25, 30-30 साल के, बड़ी मेहनत करते हैं। मेरी 5 विधानसभाओं के लिए ऐसे लड़के दिला दो, मैं 1 लाख रुपए महीना दूंगा, तुम तो इन्हें कुछ नहीं दे रहे। मैंने कहा ये आपको जिता नहीं पाएंगे। बोले क्यों? मैंने कहा ये गाय के दूध की मार्केटिंग जानते, गोबर की नहीं जानते। ये विचार का विषय है। तो वो जो लोग लड़ रहे हैं वो सब आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। अरविंद जीते हैं, कुमार विश्वास जीते हैं, दोनों हारे हैं, दोनों जीते हैं, सब जीते, सब हारे। जो जीत होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी, जहां पराजय होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी। चलिए, वक्त यहां पर हमारा खत्म होता हुआ। मैं फिर माफी चाहूंगा उन लोगों से जिनके सवाल में नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। बहुत बहुत। घोषणा पत्र में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।